हेलो बच्चों, हम लोग डिस्कस करेंगे BRT 13 फिजिक्स पेपर। आप मिलाते जाइए, आपने क्या किया क्या नहीं किया, कितना राइट कितना रॉन्ग किया, कितना टाइम लिया, हर बातें आपको देखनी है। एग्ज़ाम चूँकि पास में आ रहा है तो टाइम का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। ये देखिए, करीब थोड़ा मैटर छोड़ के इसका करीब मॉडल पेपर था, थोड़ा मैटर कम था पूरा नीट के वाले में। तो ये पहला क्वेश्चन देख, फर्स्ट क्वेश्चन BRT 13 फिजिक्स। जैसे नीट में पेपर आते हैं बस वैसे ही पेपर आप समझ लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन एक दिया है कि एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया, ठीक है, और रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस रेगुलेट कर दिया गया, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताना है। तो देखिए, इक्वेशन से हम लोग ग्राफ निकालेंगे, डिसाइड कर लेंगे। ग्राफ कभी याद न करनी चाहिए, इक्वेशन बनानी चाहिए, उसके बाद फैसला हो जाएगा कि स्ट्रेट लाइन होगी या जो भी होगा, किस टाइप ग्राफ होगा, इससे पता चल जाएगा। तो देखिए, हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं। उस क्वेश्चन क्या होगी वेलोसिटी वाली, v बराबर u माइनस जी टी, ठीक है। पहला काम तो किया। अब हम लोग देखें जरा, वेलोसिटी को कहाँ खींचा गया, y एक्सिस में, और टाइम को खींचा गया x एक्सिस में, ठीक। तो यहाँ वेलोसिटी की जगह y लिख दें और टाइम जगह लिख दें x, ठीक है। तो ये हो गया y u माइनस जी एक्स। इसको ऐसे लिखें, y बराबर माइनस जी एक्स प्लस यू। आप देखिए किसका इक्वेशन है, y की एक पावर है, x की पावर भी एक है। आप जानते हैं, हम लोग जानते हैं, आप जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन, कैसे स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है स्ट्रेट लाइन की, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इस टाइप की इक्वेशन है ये। तो जरा देखें, m, ये बातें पहले भी आ चुकी हैं टेस्ट में, m बराबर है माइनस जी, मतलब निगेटिव वैल्यू है, स्लोप कितनी निगेटिव, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास नहीं करेगी। और सी क्या है, पॉजिटिव, इंटरसेप्ट क्या है, पॉजिटिव। तो अब देखिए ग्राफ इक्वेशन लाइन कैसी होगी, ये देखिए, ठीक है, ये y एक्सिस हो गई, ये x एक्सिस हो गई, ठीक है। तो अब देखिए ये ऐसी होगी, देखिए c पॉजिटिव है तो c पॉजिटिव और स्लोप निगेटिव। देख रहे हैं, ये जो थीटा है, थीटा की वैल्यू कितनी 90 से ज़्यादा है, इसका मतलब m क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है, m निगेटिव होगा। और जो हमारे क्वेश्चन में m निगेटिव है, और ये c, दिस इज c देखिए ऊपर है, तो c है पॉजिटिव। दोनों कंडीशन मैच करने वाली इक्वेशन आपकी ये होगी, तो इसका आंसर आपको फोर्थ वाला हो जाए, ठीक है। अब को अगला क्वेश्चन सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें फिगर देखिए बना देते रफली, फिगर देखिए इस टाइप का है फिगर। 3 ब्लॉक हैं, ठीक है, 3 ब्लॉक, उनके मासेस दे रखे 2 kg और 3 kg, दिस इज 3 kg और दिस इज योर 5 kg। डोरी से जोड़े रखे, यहाँ फोर्स लगा रखा है 10 न्यूटन। डोरी, ये वाली डोरी T1 टेंशन वाली है, इसमें टेंशन है T2, ठीक है। अब T1 बराबर क्वेश्चन मार्क, हम क्वेश्चन काम करना है, हमें T1 की वैल्यू निकालनी, T1 बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इस टाइप क्वेश्चन कैसे करते हैं, सबसे पहले क्या करें हम लोग, ये तीनों बॉडी को एक सिंगल बॉडी बना लें। ये क्यों कर रहे हैं, एक्सेलेरेशन निकालने के लिए, कंबाइंड एक्सेलेरेशन, सब बॉडी एक्सेलेरेशन एक होगा, ठीक है। तो एक बॉडी बना ले तो बॉडी, बड़ी बॉडी बन जाएगी, उसका मास क्या होगा, तीनों बॉडी जोड़ दें, 2 + 3 और +5, ठीक है, और 10 kg की बॉडी हो गई। इस एक बॉडी के ऊपर केवल एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, ठीक है। एक्सेलेरेशन वाली ए है, तो F बराबर एम ए लगा दें हम लोग, F इक्वल टू एम ए 10 × ए, पक्की बात है, ए की वैल्यू आई 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, MPS है, ठीक है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गई। सबसे पहले ये काम किया हम लोग। उसके बाद ये T1 निकालने फिर क्या फंडा होगा, किसी एक बॉडी का BD बना लें जिसमें एक अननोन हो। तो देखिए इस पे ये 2 kg की बॉडी में केवल T1 कनेक्टेड है, इसमें केवल एक अननोन होगा, T1 इससे नहीं निकल पाएगा क्योंकि इसमें 2 अननोन होंगे, T1 T2, ठीक है। तो हम इसके बाद FBD क्या करें, FBD बनाएं केवल किसका, ऑफ 2 kg। FBD क्या होगा 10, ठीक है।
इधर होगा T1 और बॉडी चल कहाँ आ रही है, इधर चल रही है, m इंटू ए 2 इंटू 1, ठीक है। इक्वेशन क्या बनेगी, 10 माइनस T1 बराबर 2, तो T1 बराबर आ गया 8 न्यूटन। T वैल्यू क्या हुई, 8 न्यूटन T1 हो गया, ठीक है। बात समझ में आई। NLM वाला क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन आइस वाला दे रखा है, कैलोरीमेट्री वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन थर्ड देखिए, इसमें क्या किया गया 10 ग्राम आइस, ठीक है। देखिए आइस का टेम्परेचर अगर ना दिया जाए तो 0 डिग्री ही मानते हैं, कभी कभी देते नहीं हैं, इसका मतलब 0 डिग्री, ओके। इसको इस साथ मिलाया गया 100 ग्राम वाटर, ठीक है। टेम्परेचर कितना है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो रिजल्टेंट टेम्परेचर इक्विलिब्रियम टेम्परेचर या रिजल्टेंट टेम्परेचर बताना है, बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इतना बात क्वेश्चन हो गई। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए, उसको लिख लेना चाहिए, क्या क्या दिया है, क्या निकालना है, तो उससे टाइम बचता है, ठीक है। क्वेश्चन एक बार पढ़ना चाहिए, ना बहुत फास्ट ना बहुत स्लो, ये बातें जाना जरूरी क्योंकि एग्जाम पास में आ रहा है। तो सब पढ़ लिया हमने, क्या दिया है लिख लिया, क्या निकालना है वो भी लिख लिया, ठीक है। अब देखिए टेम्परेचर, आप देखिए आंसर क्या बता रहे हैं, आंसर में जितने भी आंसर हैं वो 0 डिग्री से बड़े हैं, पक्की बात वाटर ही होगा, 0-100 के बीच में है। टेम्परेचर फाइनल पोजीशन क्या होगी वाटर की, टेम्परेचर माली T, ओके। टेम्परेचर माली इसका क्या है T, पक्की बात है, T की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो क्या वाटर पोजीशन है, ये है वाटर। ये कंडीशन किसकी होगी, ये होगा वाटर। हीट कौन लेगा, ये हीट टेकन, हीट लेगी ये 10 ग्राम की आइस, तो क्या होगा पहले 0 डिग्री की आइस 10 ग्राम पूरी 10 ग्राम 0 डिग्री की आइस किसमें बदलेगी, 10 ग्राम 0 डिग्री वाटर में बदलेगी, पूरी आइस मेल्ट होगी 0 डिग्री के वाटर में बदलेगा। फर्स्ट स्टेप तो ये होगा। उसके बाद क्या होगा, 0 डिग्री की वाटर कहाँ तक पहुँचेगा, T डिग्री वाटर पहुँचेगा, तो 10 ग्राम T डिग्री के वाटर में पहुँचेगा। हीट टेकन में 2 स्टेप होंगे, ये मान लीजिए Q1 है, ये मान लीजिए Q2, तो हीट टेकन क्या होगा Q1 प्लस Q2, दोनों हीट जोड़ दें, हीट टेकन हो जाएगी। तो देखिए इसमें ml लगेगा। अब देखिए इसमें कुछ दिया गया है नहीं, तो L याद रखिए आप, आइस से वाटर की L होती है 80-80 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। कब के लोग दे देते हैं और नहीं दिए जाएंगे तो यही वैल्यू मानी जाती है, ठीक है। m इंटू एल 80, ओके, प्लस ms डेल्टा T, देखिए ना, m इंटू एस, C की कैलोरी, वाटर की C कितनी होती है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। डेल्टा T माने T माइनस 0, ठीक है। इसको हमने ऐसे रंग छोड़ दिया, ओके, सॉल्व करने की जरूरत नहीं, बाद देखा जाए काम, ठीक है, ऐसे रख दिया। हीट गिवन, हीट कौन देगा, ये हीट देगा, ये 100 ग्राम वाटर 50 डिग्री से कहाँ पहुँच जाएगा, तो लिख देते हैं 100 ग्राम 100 ग्राम वाटर, ठीक है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड से डाउन होकर कहाँ पहुँच जाएगा, 100 ग्राम T डिग्री के वाटर में पहुँच जाएगा। इसमें केवल एक स्टेप होगा, ठीक है। हीट गिवन ms इंटू, देखिए यहाँ पे बड़ी वैल्यू में से छोटी को माइनस करना चाहिए, 50 बड़ा पक्की बात है, T की वैल्यू क्या होगी 0 से बड़ी होगी और 50 से स्मॉल होगी, छोटी होगी, ये याद रखिए। T की वैल्यू 0-50 के बीच में होगी, कभी कभी 0 भी हो सकती है या हो सकता है 50 हो जाए भाई से, लेकिन इसमें पक्की बात है 0-50 के बीच में होगी। वैसे आप देख सकते हो 50 से कम ही होगी, 50 बराबर कम, ठीक है। तो बड़ी में से छोटी वैल्यू हटाएंगे तो 50 माइनस T करेंगे, गलत नहीं होना चाहिए, बड़ी टेम्परेचर छोटे को माइनस करते हैं, ठीक है। अब हीट गिवन बराबर हीट टेकन, दोनों एक साथ लिख दे जरा यहीं पर, ठीक है। तो देखिए ये 10 इंटू 80 कैलकुलेशन, देखिए टाइम बचाने का काम, प्लस 10T इक्वल टू 100, ऐसे रहने ब्रैकेट में, ओपन ना करें, बाद में ओपन करेंगे हम लोग ये। अब देखिए
10 10 10 सबसे डिवाइड कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो 10 गायब हो गया। इसके बाद कैलकुलेशन छोटी हो गई। अब सॉल्व कर ले हम लोग। देखिए 80 ये बचा, 80 प्लस टी, 80 प्लस टी इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा, ओपन कर दें हम लोग, 500 हो जाएगा 500 और माइनस 10t, तो 10t इधर आ जाएगा, 11t हो जाएगा। सॉल्व यहीं कर देते हम लोग, 11t इक्वल टू 500 माइनस 80, ओके, मतलब 420 हो जाएगा, और t बराबर हो जाएगा 420 डिवाइडेड बाई 11, 3 8 38 पॉइंट समथिंग। और बस आंसर 38 पॉइंट समथिंग में एक ही है, ये 38.2, बस 38 आंसर देख लीजिए, 38 पॉइंट में कुछ और तो आंसर है ही नहीं, तो 38 पॉइंट सब बस वही फोर्थ आंसर हो गया, ठीक है। तो कैलकुलेशन देखिए हमने ऐसे काम किया, 10 डिवाइड कर दिया, कैलकुलेशन आसान हो गई। अगर हम लोग पहले ब्रैकेट खोल देते, कैलकुलेशन लेंदी हो जाती, बड़ी हो जाती, तो आखिरी में कैलकुलेशन सॉल्व करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देख, क्वेश्चन 4, और टेबल 20 तक सभी टेबल याद होनी चाहिए, 1 से लेकर 20 तक टेबल याद कर लें आप, पक्की बात है। कैलकुलेशन अगर तेज नहीं होगी तो टाइम बच नहीं पाए एग्जाम, ध्यान रखें आप। टेबल ऐसे याद होनी चाहिए, हम आपसे पूछे 18 × 8 कितना होगा, हमें याद है 144 होगा, ऐसे। चाहे हिंदी मीडियम वाले हिंदी पहाड़ याद कर लो, इंग्लिश वाले टेबल याद कर लें, लेकिन आंसर तुरंत चाहिए। अगर 18 × 8 है तो टेबल या पहाड़ा पढ़ना ना पड़े, 18 का याद होना चाहिए, 144 होता है, तभी टाइम बच पाएगा, समझ लें आप। इसे डिवीजन भी आसान हो जाए और कैलकुलेशन भी, मल्टीप्लिकेशन भी आसान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए सडनली माने लिखा भी है, एडियाबेटिक है, ठीक है। जिसमें क्या क्या दे रखा है, पहले वॉल्यूम V है, फिर क्या किया, V/8 कर दिया वॉल्यूम। हाँ, प्रेशर मैंने पहले P1 है, फिर P2 हो गया, तो बताना है P2 की वैल्यू कितने टाइम P1 होगी, ये वैल्यू निकालनी है। P2 की वैल्यू P1 की डबल होगी, ट्रिपल होगी, क्या होगी, तो P2 की वैल्यू P1 के पदों में निटांश में निकालनी है, ठीक है। ये काम क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, और गामा दे रखा 5/3 दे रखा, ठीक है। पक्की बात है, एडियाबेटिक क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग, तो P और V वाली क्वेश्चन, P V के पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ये क्वेश्चन तो याद ही रखनी है आपको। बाकी दो क्वेश्चन याद हो चाहे ना हो वो दिक्कत सकती है, लेकिन ये क्वेश्चन सबको याद भी रहती है, ठीक है। दिस इज एडियाबेटिक प्रोसेस इक्वेशन, प्रेशर वालों की भी रिलेशन ये, ठीक है। इसमें जरा देखें हम लोग, वही काम करें, P1, ठीक है, P1 वॉल्यूम शुरुआत का हमने V मान लिया, इक्वल टू, फिर वॉल्यूम क्या हो गया, ये P2 वॉल्यूम क्या हो गया, V/8 हो गया, और गामा ये यहाँ गामा हो गया। P2 निकालना है तो ऐसे लिख जरा, ठीक है। तो हम लिखें P1 V/1 डिवाइडेड बाई, इसे डिवाइड कर दें, V/8 पावर गामा इक्वल टू हो गया P2, ठीक है। इस वाले को हमने यहाँ नीचे लाके डिवाइड कर दिया, क्योंकि P2 निकालना है तो इसको हमने हटा दिया, इधर ले आए। 12 जब देखें इसको ऊपर करें तो P1 8 ऊपर पहुंच गया, 8 के पावर 5/3 गामा की हमने वैल्यू रख दी थी, इक्वल टू हो जाएगा P2। अब देखिए 5/3, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, ऐसे यहाँ लिख दिया हमने P2 बराबर, ठीक है। तो P2 बराबर P1 2/3 के पावर, पूरे का पावर 5/3। अब देखिए मैथ में पता होना चाहिए आपको, पावर के ऊपर पावर, जैसे x पावर हम आपके ऊपर लिखें m, तो उसके पावर n लिख दें, इसका आंसर क्या होगा, पावर इंटू पावर, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इसका आंसर होगा m इंटू n। पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाती है इस टाइप से, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये कैलकुलेशन x² है, ऊपर में 3 लिख दी, इसकी वैल्यू होगी x पावर 2 इंटू 3, मतलब इसकी वैल्यू होगी x पावर 6। तो यहाँ देखिए, यहाँ भाई काम होगा, तो P1
यही लिख देते हैं हम, ओके। P1 और 3 कट जाएगा, देखिए पावर 5 हो जाएगा, 2 की पावर 5, ठीक है, वियोग 32 हो जाएगा, 32 P1 हो जाएगा। P2 वैल्यू क्या होगी, इनिशियल प्रेशर का 32 टाइम्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 5। एक प्लेनेट है, तो हम लिख दें प्लेनेट का P लिख दिया और अर्थ का लिख दिया E, ओके। मास, इसका मास अगर m है तो इसका मास है 2m। रेडियस इसकी r है तो इसकी रेडियस कितनी है, रेडियस भी डबल है, डायमीटर डबल तो रेडियस डबल, ठीक है। अब देखिए टाइम पीरियड निकालना है, तो टाइम पेंडुलम टाइम पीरियड क्या होता है, 2.L/g। तो G1 G2 करना पड़े, इसका मान लो GE है, इसका यहाँ एक्सलेशन मान लीजिए G है, ठीक है, G डैश मान लीजिए। तो टाइम पीरियड निकालने के पहले G का रिलेशन में चाहिए, ठीक है। और टाइम पीरियड यहाँ पे पेंडुलम कितना है, सेकंड पेंडुलम, अर्थ पे सेकंड पेंडुलम है, इसका टाइम पीरियड कितना है, सेकंड माने फर्स्ट सेकंड, 2 सेकंड। यहाँ पे पेंडुलम टाइम पीरियड कितना, 2 सेकंड। तो यहाँ पे पेंडुलम टाइम पीरियड हमें निकालना है, इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो इसके लिए पहले जी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। इतना पहले सोचे हम लोग ऐसे, तो जी बराबर क्वेश्चन क्या होता है, Gm/r², ठीक है। तो अर्थ पहले प्लेनेट का देखिए क्या होगा, G 2m/2r², ठीक है। तो एक्चुअली होगा Gm/r² हो जाएगा, 2r², ये। और अर्थ के देखिए वो तो Gm/r² हो जाएगा। तो देखा जाए प्लेनेट का कितना है, अर्थ का आधा है कि नहीं, अर्थ का ये आधा है, जी इतना है, और जी प्लेनेट का ये है, ये प्लेनेट का है। तो ये देखिए आप, आधा है कि नहीं, देखिए आप आधा है। और यहाँ से देखें, इस रिलेशन निकालें जरा, टी ई इन्वर्सली हो जाए अपान टी डैश अंडर रूट इन्वर्सली है ना, टी प्रोपोर्शनल टू 1/√g। तो क्या होगा, देखिए यहाँ होगा जी डैश अपान जी ई। टी कितना है, ये 2 सेकंड, ये निकालना है, इक्वल टू अंडर√g डैश, जी डैश देखिए जी डैश कितना है, जी डैश g/2, g/2 है, ये सॉरी ये क्या कर दिया, ये यहाँ पे यहाँ लिखे g/2 हो गया, वो नहीं, वो तो g है ही है, ओके, g/2 होगी। चलिए ये g है, ये क्या था, ये प्लेनेट का g क्या है, g/2 है, g/2 इंटू जी कैंसिल हो गया, ये हो गया 1/√2 हो गया। तो टी डैश क्या हो गया, 2√2 हो गया, ठीक है, 2√2 हो गया। प्लेनेट पर पेंडुलम का टाइम पीरियड 2√2 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, ये इंसर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। इंसर्शन क्या कह रहा है कि अगर अर्थ मान लीजिए अचानक रोटेट करना बंद कर दे अपने एक्सिस अबाउट जो, ठीक है, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू सभी जगह सेम होगी, ये कह रहे हैं, ये इंसर्शन कह रहा है, ठीक है। तो जरा देखें, और रीजन क्या कह रहा है कि जी की वैल्यू अर्थ के रोटेशन डिपेंड नहीं करती है। देखिए पक्की बात डिपेंड करती है, तो रीजन तो गलत है। एसर्शन देखिए जरा, किसी भी प्लेस पे जी की वैल्यू जो होती है क्या होती है, जी पी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर और कॉस स्क्वायर लेमडा। ये रिलेशन याद होना चाहिए, ये अर्थ के रोटेशन का इफेक्ट आता है जी पर, इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन जी। जी की वैल्यू अर्थ के रोटेशन वजह ऐसे बदलती है। जी पी मानी क्या है, जी की वैल्यू पोल पे, ओमेगा है वही
एंगुलर वेलोसिटी और आर रेडियस है और लेमडा के एंगल लैटिट्यूड है। दिस इज एंगल ऑफ लैटिट्यूड। ये याद मेमोरी में रख लीजिए, ये फार्मूला मेमोरी में होना चाहिए, ये बातें हम बताते जाते हैं, ठीक। एंगल ऑफ लैटिट्यूड। तो अगर मान ली इफ बंद करते घूमना तो ओमेगा हो जाएगी 0, तो क्या हो जी डैश बराबर जी पी, सभी जगह जी की वैल्यू पोल के बराबर हो जाएगी, मतलब सभी प्लेस पे सेम हो जाएगी। तो एसर्शन सही है, लेकिन रीजन गलत है। रीजन कह रहा है रोटेशन से जी की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये बात गलत है। लेकिन रोटेशन होगा तो जी की वैल्यू चेंज होगी जगह जगह पे। तो एसर्शन सही है, रीजन गलत है, इसलिए इसका थर्ड आंसर होगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 बच्चे। ठीक है, इसमें क्या है, डाइपोल है, इलेक्ट्रिकल डाइपोल के बारे में जानकारी दे रखी है। लेंथ कितने 10 cm, दिस इज 10 cm, ठीक है। और चार्ज एक का यहाँ पे जैसे प्लस क्यू होता है, प्लस क्यू माइनस क्यू टाइप से ना, ठीक है। ठीक है, तो एक का चार्ज दे रखा है कि एक चार्ज दे रखा है 500 माइक्रोकूलम। अब हाँ क्या करना है, ये इसके से हमेशा दूरी कहाँ देती है, सेंटर से, इस एक्सिस पर सेंटर से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ पे हमें ई निकालना, ई कितना होगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए इसमें जो मेन फार्मूला इसमें देख रहे हैं, मेन फार्मूला क्या होता है, ई की वैल्यू एक्सिस पोजीशन में। देखिए देखना पड़ता है कि ये जो सेंटर से पॉइंट की दूरी है, इसके लेंथ के रिस्पेक्ट में बहुत बड़ी है, ये बड़ी नहीं है। आप देखिए ये 20 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसको हम लोग छोड़ नहीं सकते, इसकी वैल्यू बहुत बड़ी नहीं इससे, तो रियल फार्मूला लगाना पड़ेगा। ये क्या फार्मूला क्या है, 1/4 2πr अपान ये है आपका r स्क्वायर l स्क्वायर पावर स्क्वायर, ये ऐसे फार्मूला। ओरिजिनल फार्मूला ये है, जब हम लोग क्या कर रहे हैं, एल का ये आपकी ये दिस इज 2l, इसको हम लोग क्या मानते हैं, इसको मानते हैं 2l। इसमें पक्की बात है r, ये दिस इज r, अपने क्वेश्चन में r की वैल्यू कितनी है 20, और 2l की वैल्यू कितनी है, वो है 10। और अगर ये l की वैल्यू r से बहुत ज़्यादा होती है, नहीं r की वैल्यू l से बहुत ज़्यादा होती है, तो फार्मूला यही किसमें बदल जाता है, तब इसमें बदल जाता है दूसरे फार्मूले में, 2p/r³ हो जाता है। इफ है ना, हम लिख देते हैं इफ r इज मच ग्रेटर देन l, देन तब क्या होता है, इसमें हम लोग ये हटा देते हैं, ऐसे फार्मूला ये बन जाता है। तो ये मेन फार्मूला ये है, ओरिजिनल फार्मूला, वो अप्रॉक्सीमेट फार्मूला उसी से बन जाता है। ये बन जाता है ऐसे 2πr अपान, और ये हट जाता है तो ये r⁴ हो जाता है। तो ये यही सॉल्व करके ये 1/4 तो मेन फार्मूला याद होना चाहिए, उसी से पूरा वो वाला फार्मूला बन जाता है ऐसे। तो ये अप्रॉक्सीमेट फार्मूला है, ओरिजिनल फार्मूला ये है, इसमें अपनी ये ही लगेगा, क्योंकि हम लोग इसमें ये बात नहीं है, इसमें r की वैल्यू l से बहुत ज़्यादा नहीं है, r की वैल्यू 20 है, l की वैल्यू कितनी है, l की वैल्यू 5 है, बहुत ज़्यादा नहीं है। l कितना हो गया, l बराबर हो जाएगा 5। इसलिए इसमें क्या करना है, इसमें बस इस फार्मूले में वैल्यू रख देनी है, r की वैल्यू 20 सेंटीमीटर और l की वैल्यू है 5 cm, बस सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। मेन पॉइंट यही ध्यान रखने वाली बात है कि ये फार्मूला इसमें नहीं लगेगा, इसमें ये वाला फार्मूला लगेगा। तो देख फार्मूला लगाया जाता है कि क्वेश्चन में किस टाइप फार्मूला लगेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 8 देखें। इसमें क्या है, इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स इधर दे रखी इन्होंने,
और पॉइंट है इसमें कई, देखिए एक ये लाइन फोर्स इस टाइप से, तो 2 पॉइंट आपके ये हैं और 2 पॉइंट आपके ये ऐसे, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, और ये S है और ये R है। ठीक है। हाँ, अब ये बताना किन पॉइंट पोटेंशियल बराबर है। पक्की बात, देखिए इलेक्ट्रिकल लाइन की डायरेक्शन चलेंगे हम लोग तो पोटेंशियल घटता जाता है, क्योंकि इधर चलेंगे पोटेंशियल घटेगा, तो पोटेंशियल P का क्या होगा, P का पोटेंशियल Q से ज़्यादा होगा। और ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर लाइन, ये क्या है, ये इक्वेटोरियल लाइन है, इक्वेटोरियल प्लेन है, अगर प्लेन होगा इक्वेटोरियल प्लेन है। ठीक है, दिस इक्वेटोरियल प्लेन, पोटेंशियल इसके ऊपर जितने पॉइंट है सब बराबर होगा, तो जो पॉइंट पोटेंशियल R का होगा वही पोटेंशियल S का होगा। कभी कभी चारों के बीच रिलेशन पूछ देते हैं, तो मैंने पूरी बात बता दी कि P का पोटेंशियल Q से ज़्यादा होगा और R का S के बराबर होगा। और अगर देखा जाए चारों में रिलेशन लिखना हो तो एक्चुअली क्या होगा, ये इसका पोटेंशियल भी S के बराबर होगा और R के बराबर पोटेंशियल होगा। तो अगर पूरा रिलेशन देखा जाए चारों में, तो VP ग्रेटर देन VR और VR किसके बराबर, VS और ग्रेटर देन VQ, ये रिलेशन पता होना चाहिए। क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाता है कि चारों की रिलेशन चाहिए तो ये रिलेशन होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 9 बच्चों, इसमें कि देखिए क्या क्वेश्चन में, इसमें सर्किट डायग्राम दे रखा है ऐसे 80, हाँ यहाँ पे चार्ज दिया गया 80, यहाँ पे 80 माइक्रो कूलम की चार्ज दिया गया, 4 माइक्रो फराड ये है, और इसके बाद इधर हैं 2। ये 2 माइक्रो फराड है और ये वाला है 3 माइक्रो फराड। ये तो बताना क्या है 3, हाँ इसके इस पर प्लेट चार्ज कितना होगा ये बताना है। ठीक है, अब देखिए ये दोनों किस में जुड़े हैं, पैरेलल में। ठीक है, तो इन दोनों पोटेंशियल सेम होगा, पोटेंशियल मान ली दोनों VV है। ठीक है, तो दोनों को C1 की C क्या होगी, C1 प्लस C2। ठीक है, तो हम ऐसे कर सकते हैं, ये हो आपका ये 4 माइक्रो फराड है और ये बन जाएगा 5। ठीक है, 2 प्लस 3, तो ये बन जाएगा 5 माइक्रो फराड का, ऐसे 2 प्लस 3 हो गया। अब देखिए जो चार्ज इसमें होगा सीरीज में हो गए, वही चार्ज इसमें होगा। इनमें टोटल चार्ज कितना होगा, इसका होगा 2V, इसमें कितना होगा 3V, तो टोटल चार्ज कितना हो गया 2V प्लस 3V। इसका उसका चार्ज इसके बराबर होगा। देखिए कैपेसिटर की दोनों प्लेटों पे चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है, साइन अलग अपोजिट होता है, तो इसका चार्ज कितना होगा, ये इसकी होगी 80 बराबर, ये वैल्यू हो जाएगी 80। एक्चुअली माइक्रो कूलम है, तो देखिए 5V 80 हो गया, तो V बराबर 16 वोल्ट हो गया, 16 वोल्ट हो गया। तो अब देखिए इससे पूछा है चार्ज कितना होगा, चार्ज कितना होगा इसमें 3V, तो चार्ज बराबर होगा आपका, चार्ज बराबर 3V, तो 3 इंटू 16 48 एक्चुअली क्या होगा माइक्रो कूलम चार्ज होगा। माइक्रो आएगा एक्चुअली माइक्रो फराड, वोल्ट पोटेंशियल वोल्ट में और चार्ज माइक्रो कूलम। और पक्की बात ऊपर वाली प्लेट में है तो साइन भी बताना प्लस होगा। ठीक है, यहाँ चलिए ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। ठीक है, अगर नीचे वाली प्लेट में होता तो माइनस हो जाता।
अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 देखिए, फिगर बना देते हैं, वैल्यू लिखते जाते हैं। इसकी ईएमएफ कितना है, 12 वोल्ट, इंटरनेट 0 है, कोई बात नहीं, ठीक है। इसमें कितना, 500 ओम, ऐसे। इसमें इसका रेजिस्टेंस मालूम नहीं, इसका ये गैल्वेनोमीटर जी है, इसका है 2 वोल्ट। एक्स की वैल्यू बता, इसकी वैल्यू कितनी होगी, अगर इसकी रीडिंग कितनी है, रीडिंग इसकी 0 है, तो ये पूरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब देखिए, जैसे पोटेंशियोमीटर में करते हैं, नल पॉइंट जब मिलता है तो वही हाल इसमें है। इसमें पोटेंशियल ड्रॉप अगर इसके बराबर होगा तभी गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 होगी। बिल्कुल पोटेंशियोमीटर वाला फंडा है, नल पॉइंट फंडा, ठीक है। तो इस तरह इसमें कितनी वोल्ट है, इसमें 2 वोल्ट, इसमें भी पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, 2 वोल्ट होगा। बस एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, नल जैसे नल पॉइंट तब पैदा होता है, अपोजिट पोलैरिटी होती है, तो इसमें पोटेंशियल ड्रॉप होगा 2 वोल्ट का, तभी इसमें गैल्वेनोमीटर, उसमें वही हाल होता था, डिफ्लेक्शन, नल डिफ्लेक्शन वाला पॉइंट, ठीक है, नल पॉइंट, वही बात इसमें है। तो देखिए, अब देखिए 12 वोल्ट सप्लाई है, 2 वोल्ट इसमें हो गया, ठीक है। अभी देखिए इसको भूल जाए हम इसके, आप थोड़ी देर के, अब इसका कोई मतलब नहीं, इसका काम खत्म। अब इतने की बात करें, इतने केवल, ठीक है। तो 12 वोल्ट सप्लाई है, 2 वोल्ट इसमें ड्रॉप हो गया, इसमें कितना बचा, इसमें 12 - 2 10 वोल्ट ड्रॉप इसमें होगा, ठीक है ना। तो अब देखिए, ये सीरीज में हो गए दोनों, जो करंट इसमें होगी वही करंट इसमें होगी। इसमें करंट कितनी होगी, देखिए 10/500 बराबर, इसमें करंट कितनी होगी, 2/x होगी। 0 से 0 कैंसिल हो गया। एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 50 × 2 मतलब 100 ओम हो गया। ये बात हुई क्वेश्चन नंबर 10 की बच्चों। अगला क्वेश्चन 11 क्वेश्चन। इसमें देखिए फिगर क्या है, अभी देखिए इसमें हीट ये है 2R और वो R। हीट किस में निकालनी है, 2R पे अपॉन हीट प्रोड्यूस किस में, 2R पे। अब देखिए ये दोनों पैरेलल जुड़े हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप दोनों में सेम होगा। तो हीट कैसे निकालेंगे, V²/R से निकालेंगे क्योंकि V सेम है। तो H प्रोपोर्शनल 2 हो गया 1/R। तो हीट किसके बराबर, ये के बराबर क्या होगी, उल्टी, मतलब 2R/R मतलब 2/1 हो जाएगा, ये हो जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन 12। हाँ, ये सर्सन क्वेश्चन है। सर्सन क्या कहता है कि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन हमेशा घूमते चलते मूव करते रहते हैं। ठीक है, एक्चुअली पक्की बात सही है, जैसे गैस में मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन करते हैं लेकिन उनकी नेट एवरेज वेलोसिटी 0 होती है। तो फिक्स डायरेक्शन में रैंडम फ्रीली मोशन करते हैं, कभी इधर कुछ वैल्यू, तो नेट एवरेज वेलोसिटी 0 होती है लेकिन मूव करते रहते हैं। करंट नहीं पास की जाएगी लेकिन मूव करते रहते हैं। और जब करंट इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाते हैं, करंट पास होगी तो सर्टेन डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो ये असर्शन सही है।
और रीजन क्या कहता है, एवरेज वेलोसिटी फ्री इलेक्ट्रॉन की जीरो होती है, बात सही है। जब रैंडम मोशन करेंगे तो एवरेज वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की जीरो होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। तो ये असर्शन भी सही है और रीजन सही है, और रीजन असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है, दैट इज फर्स्ट आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन 13 देखिए। 13 देखा है, प्रोटॉन। प्रोटॉन चाहे कोई चार्ज पार्टिकल है, वेलोसिटी v से चल रहा है और दोनों फील्ड मौजूद है, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड, और अनरिफ्लेक्टेड, उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या है, दोनों फोर्स लग रहे हैं और दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिकल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फोर्स के बराबर है। डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन अपोजिट होगी, डायरेक्शन ऑफ एफ ई इक्वल टू अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ एफ एम। तो ये तभी पॉसिबल है। अब ऑप्शन देखते हैं हम लोग। तो ऑप्शन में देखिए, आप देखेंगे कि पहले जो आसानी से देख सकते हैं वो कर लें आप लोग। देखिए फर्स्ट, मान लो फर्स्ट छोड़ दें, पहले फर्स्ट डाउट लग रहा है। फर्स्ट में वेलोसिटी के बारे में कुछ बात ही नहीं बताई है, और बिना वेलोसिटी के बारे में जानकारी हम लोग फोर्स निकाल ही नहीं सकते, तो फर्स्ट की बात तो कैंसिल हो गई। सेकंड ऑप्शन देखिए, कह रहे हैं ई इज पैरेलल टू वी। हाँ, अब देखिए इसमें ये तो लिखा है कि मतलब दोनों फोर्स लगेंगे क्योंकि बी परपेंडिकुलर है, लेकिन कैंसिल नहीं कर पाएंगे, ये बात नहीं लिखी है। तो बात कैंसिल, डायरेक्शन वाली बात नहीं कंफर्म हो रही है कि डायरेक्शन क्या होगी, दोनों कैंसिल होंगे। देखिए दोनों बात होनी चाहिए, एक तो मैग्नीट्यूड दोनों बराबर होना चाहिए, और उसमें रिलेशन में नहीं लिखा कि इनका मैग्नीट्यूड बराबर है कि नहीं है, इसके बारे में जानकारी नहीं मिल रही। अब थर्ड देखिए ऑप्शन, थर्ड में देखिए, थर्ड में जरूर बात लिखी है कि थर्ड में देखिए अगर ये मैग्नीट्यूड बराबर हो क्या होगा, एफ ई माने क्या होगा, ई ई, और ये एक्चुअली एफ एम क्या होना चाहिए, एक्चुअली जब परपेंडिकुलर होगा तो ई वी बी और साइन थीटा, मतलब साइन 90 एक्चुअली होगा। जब देखिए जब 90 होगा तो देखिए ई ई वी बी हो जाएगा, ई हो गया कैंसिल, तो वी बराबर क्या होगा, ई अपान बी होगा। ये बात दे रखी है कि दोनों फोर्स बराबर होंगे तो v बराबर ई बाई बी होगा। तो और एक बात और नहीं चाहिए कि तीनों परपेंडिकुलर होंगे, इसकी बात कैसे कंफर्म हो, तो हम आपको दिखाते हैं। देखिए मान लीजिए वेलोसिटी इधर है, कहाँ पे, एक्स एक्सिस में, और पॉजिटिव चार्ज तो है ही, और मान लीजिए वाई एक्सिस में इलेक्ट्रिकल फील्ड है, ये वाई एक्सिस है। तो हम दिखाते हैं आपको दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है कि नहीं। तो देखिए, और वो कहाँ पे है, ये देखिए एफ ई कहाँ होगा, एफ ई की डायरेक्शन ये होगी, इलेक्ट्रिकल फोर्स इधर होगा। और अगर बी किधर है, अगर बी इधर होगा मान लीजिए, थोड़ा देखें ऐसे, तो अगर बी ऊपर है, मतलब वो ऊपर ऐसे इस टाइप से है अगर, तो देखिए ऐसे करेंगे ऐसे, तो पक्की बात है अगर बी वर्टिकली अपवर्ड है तो एफ एम निगेटिव वाई एक्सिस में होगा। आप देख सकते हैं करके, ऐसे होगा एक्चुअली, ठीक है ऐसे। तो आप देखिए ऐसे करेंगे, ऐसे होगा, तो पक्की बात है एफ ई वाई डायरेक्शन वाई एक्सिस में होगी, और एफ एम होगा निगेटिव वाई एक्सिस में, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। और इससे पता चल रहा है कि दोनों का मैग्नीट्यूड भी बराबर है, कैंसिल भी कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें डायरेक्शन अपोजिट है और मैग्नीट्यूड बराबर इसमें है, तो दोनों बातें कंडीशन से सेटिस्फाई हो रही हैं, तो इसका मतलब तभी अनरिफ्लेक्टेड मूव करेगा, तो थर्ड वाला आंसर सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 14 देखिए। दो एम्पियर करंट यहां जा रही है, फिगर देखिए दे रखा है इन्होंने, ये 10 सीएम है, दिस इज 10 सीएम, और ये है आपका 2 सीएम, ये 2 सीएम है, ये 1 एम्पियर है, ठीक है। ऐसे 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 और ऐसे ऐसे,
स्क्वायर, ये स्क्वायर कॉइल है, ये लंबाई साइड की 10 cm है, इस पे नेट फोर्स बताना है। नाम दे दे मान लीजिए ए, बी और सी और डी। देखिए इस पे जो फोर्स होगा बीसी पे, जो फोर्स बीसी पे होगा वही फोर्स होगा एडी के ऊपर, और इक्वल अपोजिट फोर्स होंगे। तो पक्की बात है इनका मामला कैंसिल हो गया। इस पे फोर्स इक्वल अपोजिट होगा, कैंसिल, इनका कोई फोर्स काम नहीं आएगा, नेट फोर्स 0 हो गया। बच्चे इसकी बात ए बी पे देखें, एक फोर्स ए बी पे देखें जरा, ए बी पे देखें सेम डायरेक्शन है, तो इसमें लगेगा अट्रैक्शन का फोर्स, अट्रैक्शन का फोर्स, करंट सेम है ना, इस पर फोर्स निकालना पड़ेगा एफ ए बी, ठीक है। और एक फोर्स होगा सी डी पे, सी डी पे फोर्स देखिए आप, इसमें होगा रिपल्सन फोर्स, इसमें क्या होगा, रिपल्सन का फोर्स होगा। और दो पैरेलल वायर्स पे फोर्स फार्मूला क्या है, F बराबर μ0/2 पाई I1 I2 L/R होता है। ये फार्मूला याद होना चाहिए। दो पैरेलल वायर हैं, एक में I1 करंट है, एक में I2 करंट है, और करंट जो भी अगर सेम डायरेक्शन में है तो अट्रैक्शन, एक याद रखें, सेम डायरेक्शन में करंट है तो अट्रैक्शन होगा, उसका बाकी अपोजिट हो जाएगा। और R इनके बीच की दूरी है। L कौन सी है, जितनी लंबाई पे फोर्स निकालना है उसकी L है, ठीक है, जो जितनी लंबाई पे फोर्स निकालना है। और देखिए 10 सेंटीमीटर ये भी है, ठीक है, वैल्यू भी 10 cm है। तो पक्की बात है, देखिए F प्रोपोर्शनल टू 1/R। अब देखिए फोर्स, पक्की बात है, ये इस पे, ये जो तार पास में है इस पे फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगी कंपेयर टू उसकी तुलना में, किसके, सीडी से, ठीक है। और दोनों फोर्स अपोजिट है कि इसमें अट्रैक्शन उसमें रिपल्सन। तो नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स बड़े में छोटा घटा दें हम लोग, तो हम लिख रहे हैं नेट फोर्स, ठीक है, बराबर हो एफ ए बी माइनस एफ सी डी। और दरअसल फोर्स कौन सा बड़ा होगा, ए बी वाला फोर्स बड़ा है, तो नेट फोर्स क्या होगा, अट्रैक्शन का फोर्स होगा। डायरेक्शन क्या होगी, अट्रैक्शन की। और अट्रैक्शन के दो आंसर हैं, अब वैल्यू निकालनी पड़ेगी, बिना वैल्यू निकाले काम बनेगा नहीं, ठीक है। तो जरा इसे माइनस करते जाएं, तो ये सब चीज कॉमन हो जाएंगी। इतना जो मैटर है ये सब, हाँ ये इतना मैटर कॉमन होगा, हाँ एल भी कॉमन होगा, आर अलग होगा बस, ठीक है। तो देख फोर्स क्या होगा, 2 × 10⁻⁷ I1 कितनी है, 2 × 1 × 2 × 1। L कितना है, कितनी लंबाई पे निकालना है, 10 स्क्वायर, हाँ 10 cm, 10 cm लेंथ है, सी लेंथ है 10 cm, 10 सेंटीमीटर पे लेंथ, तो चलिए इसमें 10 cm ली जाएगी, 15 नहीं, स्क्वायर लूप है तो दिस चलिए ठीक, जो लिखा हुआ है आपका कि 10, दिस लेंथ इज 10 cm, दिस इज 15 cm, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कोई मतलब नहीं इसकी लंबाई से, हमें इतने से लंबाई से मतलब है, ठीक है, 15 cm, क्यों इसकी निकालें इस पे फोर्स, तो 15 cm ले लेंगे हम लोग, तो 15 cm हो जाएगा, 15 cm तो मतलब 15 × 10⁻²। अब आर, एक के लिए आर क्या होगी, एक के लिए 2 सेंटीमीटर होगी, इनके बीच दूरी कितनी, 2 cm, 1/2 cm मतलब ये माइनस, इस दूरी कितनी होगी, ये 10 + 2 12 हो जाए, 12 हो जाए, देखिए ये हो जाएगी पूरी 12 माइनस 1/12 × 10⁻²। ठीक है, तो अब देखिए एक्चुअली क्या होगा, 10⁻² जो टर्म है यहाँ पे सब, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखिए कितना हो जाएगा, ये 4
ये 10⁻⁻7 इंटू ये 15 हो गया 15, ठीक है 15 हो गया। और ये 1/2 ये एलसीएम लेंगे हम लोग, 1/1 - 12, अगर 12 एलसीएम आ गया 6 - 1 5/12 हो गया, 5 हो गया 12। तो देखिए कितना हो जाएगा, ये हो गया 4, ये 3 बचेगा और 3 से ये कैंसिल 5 बचेगा, 25 इंटू 10⁻⁻7 हो गया, 25 इंटू 10⁻⁻7। अट्रैक्शन माने इधर 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 की ओर टूवर्ड्स वायर। अगला क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेशन थोड़ी इसमें ज़्यादा थी क्वेश्चन 14 में, ये क्वेश्चन सिंपल है। क्वेश्चन देखिए पता 15 वाला, इंडक्टेंस वाला है। क्या होता है, E बराबर -L/dI/dt। तो इसमें क्या करना है, E की वैल्यू कितनी 12 लिखते जाएं, 12 = मैग्नीट्यूड लेना केवल L/dI/dt कितने रेट चेंज है, 45 एम्पियर पर मिनट मतलब, तो 45 एम्पियर मिनट को सेकंड बदल लें, 60 सेकंड। 50 से डिवाइड कर दें आप, 4 3 ओके, 3 से ये 4 हो गया, 16 L बराबर 16 हो गया। हेनरी MKS कितना है, L इसका यूनिट होती है हेनरी। अगला क्वेश्चन 16 देखिए, अब किसी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन ऐसे m⁴A, L⁴B और T⁴C। तो क्वांटिटी बतानी, इसमें ऑप्शंस करना पड़ेगा हम। ऑप्शन में B की C की वैल्यू दे रखी है और क्वांटिटी बताइए कि ये क्वांटिटी होगी कि नहीं होगी। तो हम लोग ऐसे में कहीं शुरू कर दें, पहले फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, रखिए जरा। A सब वैल्यू m के पावर हो रही है 1, L के पावर -1 और T के पावर -2। कह रहे हैं देखें प्रेशर, देखिए प्रेशर ये है कि नहीं है। प्रेशर माने फोर्स अपॉन एरिया, ml याद करने की जरूरत नहीं है, तुरंत निकल आएगा, अपॉन L², ml -1 T -2। ये देखिए आप, और ये देखिए सेम है कि नहीं, दिस इज करेक्ट। इसमें और कोई रास्ता नहीं है, ऐसे ही करना पड़ता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए 17, ये रॉड मोमेंट ऑफ इनिशियल क्वेश्चन है कि रॉड यूनिफॉर्म रॉड है, सेंट्रियम से एक्सिस, मतलब ये रॉड है ऐसे टाइप की, दिस इज रॉड, एक्सिस क्या है, सीएम गुजर रही है, परपेंडिकुलर है। तो आई कितना होता है इसका, अमाउंट ऑफ इनिशियल मतलब आई दे रखा है, I0, ठीक है। तो अब एक्सिस से निकलना, एक्सिस किनारे से गुजर रही एक्सिस ऐसे ऐसे, इसके अबाउट I0 दे रखा है, तो ये कितनी, ये होगी L/2। इसके बाद बतानी आई कितनी होगी, आई देश पर क्या होगा, पहले थ्योरम से I0 प्लस m x², ये x है, mx² L/2 का होल स्क्वायर, ये होगा I0 प्लस mL²/4। छोटा क्वेश्चन, कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे छोटे क्वेश्चन में, कुछ नहीं करना। क्वेश्चन 18 देखिए, अगला क्वेश्चन 18, एक सॉलिड बॉल है, मेटल की बॉल, ठीक है। यहाँ पे कोई
कैविटी है, खुली जगह। तो अगर बॉल को हीट करते हैं तो कैविटी का वॉल्यूम क्या होगा? एक हीट करने पर बॉडी के हर पार्ट का वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है। तो पूरी सॉलिड बॉल का वॉल्यूम बढ़ेगा, कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा, ये सब होगा। जैसे हम लोग आप लोग फोटो का साइज इनलार्ज कराते हैं, मान लीजिए फोटो साइज इनलार्ज दिया तो हर पार्ट, जैसे नाक, कान, आँख, जो भी होगा, हर पार्ट का साइज बढ़ेगा और सेम रेशियो में बढ़ेगा एक्चुअली। अगला क्वेश्चन देखिए 19 पे लगाते हैं। एक्सरसाइज जनरल क्वेश्चन है, कह रहे हैं कॉइल को मेटेलिक फ्रेम के गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में, ये थ्योरी वाला क्वेश्चन है, मेटेलिक कॉइल को बाउंड किए, मेटेलिक फ्रेम के ऊपर कॉइल को लपेटा जाता, मतलब ठीक है। मतलब ये बात सही है कि नहीं सही? एक्चुअली बात सही है, ये थ्योरी वाला पॉइंट है, थोड़ा याद रखना पड़ेगा। और कह रहे हैं रीजन क्या, मेटेलिक फ्रेम हेल्प, हाँ, कि मेटेलिक फ्रेम हेल्प करता है स्टेडी डिफ्लेक्शन विदाउट एनी ऑसिलेशन। तो एक्चुअली ये सब क्यों करते हैं? कॉइल में जो करंट उसकी वजह डिफ्लेक्शन केवल हो, वाइब्रेशन की वजह से कोई डिफ्लेक्शन ना हो। ये सब करने के लिए फ्रेम, मेटेलिक फ्रेम को वाइंड करते हैं हम लोग कॉइल को। तो एसर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, और रीजन एसर्शन का सही एक्सप्लेनेशन देता है। एक्चुअली स्ट्रक्चर के ऊपर है, तो थोड़ा पॉइंट आप थ्योरी याद होना पड़ेगा, जिसमें आप लोग एनालिसिस नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि ये ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन, ज्योमेट्री से जुड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन अगला देख 20। किसी फ्लास्क में 13 ग्राम 13 ग्राम मास पहले है गैस का, ठीक है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 300 केल्विन पे, केल्विन बदल दिया है। उसके बाद हाँ, तो अब इसको टेम्परेचर 300 से बढ़ा करके कहाँ पहुँचाते हैं? 273 में जरा जोड़ दें हम लोग, 52, 325 पहुँचाते हैं। इसको गर्म करके 325 केल्विन पहुँचा देते हैं ये लोग। और प्रेशर, पूरे सिस्टम में प्रेशर पूरा कांस्टेंट है, प्रेशर इज कांस्टेंट, और वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, क्योंकि फ्लास्क तो वही है ना, वॉल्यूम भी कांस्टेंट है। मास बदल रहा है, मास पहले 13 ग्राम है, कह रहे बाद में मास कितना रहे, बाकी मास क्या होगा, रिलीज बाहर चला जाएगा। रिमेनिंग मास बताना है, उसकी कितना, ये बताना है कितना मास गैस का बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो पहले मास ये है M1 13 ग्राम। हम लोग अगर M2 निकालें, बाद का मास अगर मान लीजिए M2 है, ये निकाल लें, तो हम ये निकाल सकते हैं कि कितनी गैस मास, कितना मास लीक हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअली देखिए क्या क्या कांस्टेंट है, एक क्वेश्चन लगाएं वही वाला, PV बराबर NT वाला। मास की बात लानी है तो हम लोग ये कर ले, ये क्वेश्चन बना देंगे हम लोग, मास का टर्म आ जाएगा। अब फिर देख क्या क्या कांस्टेंट है, P, जो चीज़ कांस्टेंट हटाते हैं, P कांस्टेंट, V कांस्टेंट, और बदल क्या रहा, मास और T बदल रहा है। तो देखिए क्या होगा, M × T कांस्टेंट हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट तो कांस्टेंट है ही है, तो क्या होगा M1 T1, ठीक है, और M2 T2। इधर ले आए, M1 13, T1 कितना है, ये 300, T2 कितना है 325, ये क्या, इससे क्या मिल जाएगा, M2 मिल जाएगा। बात को 25 से डिवाइड कर दें हम लोग, बारह ग्राम, M2 हो गया 12 ग्राम, बाद का मास कितना बचा, 12 ग्राम, शुरू की कितना था 13 ग्राम, तो कितना मास बाहर निकल गया, ये बताएं बाहर, तो लीक, कितना मास लीक हो गया, 13 - 12 = 1 ग्राम, 1 ग्राम गैस बाहर लीक हो गई, निकल गई, ठीक है। ये बताना क्वेश्चन हो गया पूरा। क्वेश्चन नंबर अब 21 देखिए। हाँ, ये आइसोथर्मल कांस्टेंट टेम्परेचर पर
वर्क डन बताना है। वर्क डन फार्मूला क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर आइसोथर्मल का nRT ln V2/V1। ठीक, फार्मूला याद रखिए, ये आइसोथर्मल का है, ये वर्क डन किसका, आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट का। n नंबर ऑफ मोल्स है, n कितना 1, n दे रखा 1, r की वैल्यू जूल में निकालनी है, तो याद रखिए 8.3 करके होती है जूल में, आंसर जूल में चाहिए। t कितना है 300 के, t बराबर 300, और ln एक्चुअली ln, अगर ln का मतलब क्या होता है, ln का x मतलब क्या होता है log e, log ex, अगर इसको log 10 में बदलना है 2.303 इंटू log 10x हो जाता है, ये बात पता होना चाहिए। ये चीज़ केमिस्ट्री में भी काम आती है, log e बेस e को log 10 में बदलने का फंडा ये है। और V1 कितना है, ये देखिए V1 10 है, V2 20, V1 is 10, V2 is 20। तो देखिए W कितना हो जाएगा, 1 इंटू 8.3 इंटू 300 और इंटू 2.3 इंटू log 10 और ये 20/10 में 2 बचेगा। ये बात याद रखिए, log 10 2 की वैल्यू होती है 0.3010 और log 10 3 की वैल्यू जो होती है 0.4771 होती है। ये log 2 और 3 की वैल्यू याद होनी चाहिए, काम आता है। ओके, 10 बेस में ये वैल्यू याद रखिए आप, ये मेमोरी रखना है आपको। ओके, ये भी सब मेमोरी वाला मैटर है। यहाँ यही काम आएगा, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम निकालेंगे। तो देखिए वैल्यू काफ़ी डिफरेंस में दे रखी है, तो सेकंड आंसर आएगा, देखिए बिल्कुल वैल्यू लगभग सेकंड के आसपास आएगा। इसको बहुत इतना मैंने अप्रॉक्सीमेट कर दिया, इतना ठीक है, 8.3 सही है, 303 छोड़ दे, इतना रहने दें, और log 2 के लिए रख दें 0.30 से काम बन जाएगा, तो उससे काम पूरा बन जाएगा। देखिए आप, ठीक है ना, ऐसे करते हो जाएगा, ये कैंसिल तो ये कैंसिल, तो 2 जीरो कैंसिल, 83 इंटू 3 इंटू 23 इंटू 0.30, बस इतने से काम बन जाएगा अप्रॉक्सीमेटली वही, और कोई आंसर आएगा नहीं, इसके आसपास यही आंसर आएगा। 1728 आंसर काफ़ी गैप में दे रखे हैं, आंसर जूल में आएगा ही आएगा। ठीक है, इसके आसपास देखिए और काफ़ी वैल्यू डिफरेंस दे रखी है, कि आपको बहुत एग्जैक्ट कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 22। इसमें क्या दे रखा है, डाइपोल है, अगर ई की डायरेक्शन ये है तो पी की डायरेक्शन आपको ये है, एंगल है थीटा। ठीक है, टॉर्क, तो पोटेंशियल फार्मूला क्या होता है, U बराबर होता है -P.E होता है फार्मूला, ये याद रखिए आप, फार्मूला असली फार्मूला याद होना चाहिए, -P.E। इससे फ़ायदा क्या है, दोनों काम आ जाएंगे, -P.E cos थीटा भी हो जाएगा, और कहीं वेक्टर काम पड़ा तो उससे वेक्टर बन जाएगा। तो डाइपोल, इलेक्ट्रिकल डाइपोल की पोटेंशियल फार्मूला ये है, और टॉर्क होता है P क्रॉस E, टॉर्क बराबर होता है P क्रॉस E, ये फार्मूला भी याद होना चाहिए आपको ऐसे। ठीक है, तो पक्की बात है, टॉर्क क्या होगा, टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या होगा, P साइन थीटा हो जाएगा। देखिए टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा P साइन थीटा, इसलिए इसमें एंगल थीटा ही है, और U क्या होगा, -P.E cos थीटा। मैग्नीट्यूड पूछा है तो बस ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 23 देखिए, स्क्वायर है ऐसे, ये सेंटर पे कैपिटल Q है और एक कोने पे
यहाँ ए क्यू है, ठीक है। नाम दे दिया मान ए बी और सी और डी। फिर क्या किया, इसको इस कोने से अपोजिट कोने पहुंचा दिया। उसके बाद उन्होंने ये काम किया, ऐसे यहाँ पहुंचा दिया और ये है ए बी सी डी, ये कैपिटल क्यू यहीं रहने दिया। तो पूछे वर्क डन क्या होगा, ठीक है। तो वर्क डन कैसे निकाला जाता है, वर्क डन इसलिए साइंस में मतलब नहीं है, वर्क डन हमेशा याद रखिए, इससे निकालिए सबसे डेल्टा यू से, पोटेंशियल एनर्जी चेंज बराबर वर्क डन। तो ये केस फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है। पोटेंशियल एनर्जी निकाले इसमें, U1 कितना होगा, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी होगी क्या होता है 1/4/0 Q1 Q2 अपन R, Q इंटू कैपिटल Q, ये दूरी माली R है, ओके। ये कितनी R, ये R हो गई। जितनी दूरी ये होगी सेम दूरी आपकी ये होगी, क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है। इसमें U कितनी होगी, देखिए U2, ये 1/4/0 और Q इंटू Q अपन R होगी। देखिए U1 की बेटी U1 की वैल्यू U2 के बराबर है। U में पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं, ये सिस्टम पोटेंशियल एनर्जी है। तो वर्क डन क्या होगा, डेल्टा U बराबर 0, वर्क डन बराबर 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 24। हाँ, कैपिटल पे इनिशियल चार्ज बचाना है। इनिशियल चार्ज मान लीजिए कैपिटल क्यू है, कैपिटल क्यू क्या है, कूलम। तो फिर चार्ज क्या किया, कितना कर दिया, Q+2 कर दिया। तो एनर्जी पहले कितनी थी, इसकी एनर्जी पहले U1 थी, ये एनर्जी हो गई, ठीक है। हमें क्या निकालना, हमें कैपिटल क्यू निकालना, क्या होगा, और कह रहे हैं U में कितना चेंज होगा, 21% बढ़ गई। अब देखिए पक्की बात है, U1 से बढ़कर U2 हो गई, तो परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालते हैं, हम पहले बता चुके हैं, क्या होगा U2 माइनस U1 अपान U1 इंटू 100, ये परसेंटेज इंक्रीज हो गया U में। जरा देखें, डिवाइड करें, ठीक है। हाँ, और U क्या होगा, U होगा हाफ, इससे निकालें हाफ Q²/C से निकालें U, क्योंकि चार्ज तो U इससे देखिए, ठीक है। तो U प्रोपोर्शनल क्या होगा, U प्रोपोर्शनल होगा Q², क्योंकि C कांस्टेंट है। तो देखिए U2/U1 कितना होगा, Q2/Q1 का होल स्क्वायर, ऐसे। ये देखिए जरा, U2/U1 माइनस 1 इंटू 100, ये कितना 21%, 21 हो गया, ठीक है। अगर यहाँ से रखें, ये इसको इधर ले आए जरा, 100 को इधर ले आए तो 0.21 हो जाएगा, 0.21 बराबर, ठीक है। ये U2/U1 ये हो जाएगा Q2/Q1 का होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब इस 1 को यहाँ ले आए इस साइड, तो ये क्या होगा 1.21 हो जाएगा। अब देखिए इस दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लें, मैंने बताया था आप स्क्वायर याद कर लें, 1 से लेके 25 तक नंबरों का स्क्वायर याद कर लीजिए। तो हम देखेंगे आप कि 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो 1.1 का स्क्वायर क्या होगा 1.21 हो जाएगा। फायदा यहाँ काम आएगा, देखिए ये 1.1 हो जाएगा बराबर Q2/Q1 हो जाएगा। अब Q1 Q2 वैल्यू रख दें, Q1 कितना है ये, Q2 कितना है ये, तो जरा देखें 1.1 डिवाइड इक्वल टू Q2 Q+2, Q1 कितना है Q, तो 1.1 Q बराबर Q+2,
ठीक है। 0.1 क्यू बराबर 2, तो क्यू बराबर होगा 20 कूलम का चार्ज हो गया। इनिशियल चार्ज निकालना था। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन 25। हाँ, कह रहे हैं अगर मेटेलिक रॉड से करंट, एक्सरसाइज क्वेश्चन, डायरेक्ट करंट पास होती है तो मैग्नेटिक फील्ड केवल रॉड के बाहर पैदा होती है। ये बात गलत है, एक्सर्शन गलत है। ये अंदर ही पैदा होगी, बाहर ही पैदा होगी, एक्सर्शन गलत है। रीजन कह रहे हैं कि रॉड के अंदर कोई भी चार्ज कैरियर्स नहीं फ्लो करते, ये भी बात गलत है। चार्ज के अंदर, वो रॉड के अंदर चार्ज कैरियर फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन चलते हैं, वो बात है, सही बात है ना। तो रीजन भी गलत है, रिसर्शन गलत है, इसलिए इसका आंसर आपका 25 वाला होगा, मतलब वो 4th वाला आंसर हो। ठीक, अगला क्वेश्चन 26 देखिए। हाँ, कैपेसिटी कितनी है? 50 माइक्रोफैराड। कैपेसिटी उसमें वर्ड लिखा है, और तो वो 50 माइक्रो है, सी नहीं, माइक्रोफैराड। ओके। पोटेंशियल कितना है? 100 वोल्ट। रूम पोटेंशियल दिया गया 100 वोल्ट। ओके। पक्की बात है। और उसके बाद दूरी डबल कर रखी है, तो कैपेसिटी कितनी थी? पहले सी थी, तो बाद में कितनी होगी? C/2 हो जाएगी। और बैटरी से अलग किया गया तो क्या होगा? चार्ज कांस्टेंट रहेगा, चार्ज जो शुरू में था वही चार्ज बाद में रहेगा। ठीक है। तो हमें देखना पड़ेगा एनर्जी बढ़ी, कैपेसिटर की घटी, उस हिसाब से वर्क हमें करना पड़ा कि हमें वर्क मिला, बात का फैसला हो जाएगा। ठीक है। एनर्जी कैसे निकालेंगे? वर्क निकाला जाए एनर्जी चेंज से। ठीक है। वर्क क्या निकलेगा? एनर्जी चेंज से निकलेगा। तो एनर्जी कैसे निकलेगी? हाफ Q²/C से। क्यों? क्योंकि Q कांस्टेंट है, तो एनर्जी हम लोग ऐसे निकालेंगे। अब देखिए U प्रोपोर्शनल टू 1/C। अब C क्या है? C एक्चुअली घट गई, तो U एक्चुअली क्या हो गया? U हो गया, बढ़ गया। U बढ़ा देंगे, ठीक है ना। C घटा, देखिए C कितना? C/2 हो गया, तो इनर्सली है तो U बढ़ेगा, तो U बढ़ रहा है। ओके। तो इसका मतलब क्या है? हमने काम किया, जैसे जो हम काम करेंगे, जो हमारी एनर्जी खर्च होगी, वो वही एनर्जी कैपेसिटर की बढ़ जाएगी, है ना। तो कितनी एनर्जी खर्च हुई हमको काम करने में, तो पक्की बात ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, क्योंकि आंसर में पॉजिटिव नेगेटिव 2 टाइप के आंसर हैं। तो हमने एक्चुअली कैपेसिटर की एनर्जी देखी, U2 मतलब U2 की वैल्यू U1 से ज़्यादा है, तो हमने एक्चुअली वर्क इज डन ऑन, मतलब हमने इसको कैपेसिटर पर काम किया, उसको दूरी बढ़ाने में हमें काम करना पड़ा, तो आंसर क्या होगा? वर्क डन इक्वल टू पॉजिटिव। W की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। वर्क डन ऑन कैपेसिटर एक्चुअली। ठीक है। हम एनर्जी कितनी खर्च हुई, मतलब एनर्जी में पॉजिटिव हमें खर्च करनी पड़ेगी। वर्क डन ऑन कैपेसिटर पर पॉजिटिव। ठीक है। वर्क ऑन कैपेसिटर, एनर्जी हमें खर्च करनी पड़ेगी, हमें काम करना पड़ेगा, तभी तो एनर्जी बढ़ रही है इसकी। जितना हम काम करेंगे वो उसकी एनर्जी में बदल जाएगा। तो अब देखिए निकाले हम लोग एनर्जी कितना चेंज हुआ, वर्क डन कितनी एनर्जी हमें देनी पड़ी, मतलब हमें निकालना है आंसर। क्या निकालना? आंसर हमें निकालना है U2 - U1। ये तो एक्चुअली क्या होगा? पहले Q निकाल ले, Q कितना होगा, और सबको मालूम ही है Q कितना, शुरू में Q निकालें, Q और CV, मतलब 100 ये और 50 ये, 5000, 100 × 50, मतलब 5000 माइक्रोकूलम। तो चलिए यहाँ से निकल आएगा। ठीक है। हाफ Q² और ये हो जाएगा 1/C, घटेगा आपका ये, तो वो आपका डबल, हाँ ये 2C आपका ये रहेगा Q²/2C, C/2 एक्चुअली ये देखा ऐसे करना है, C/2 - 1/C ऐसे होगा एक्चुअली, U2 - U1। तो ये चलिए एक्चुअली हो जाएगा हाफ
क्यू स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2/c माइनस 1/c, तो 1/c बचेगा आपका ये ऐसे, ठीक है। अब क्यू ये रख दे हम लोग, अब देख क्यू बराबर ये आंसर ये होगा आंसर, ठीक है। ये वैल्यू रख दे हम लोग, क्यू ये मालूम है क्यू हो गया, और तो जो एनर्जी जो आंसर होगा आपका हाफ, वो देखिए क्यू वो था ये, इसको 5 × 10³ लिख लें, 5 × 10³ 5 × 10³ होल स्क्वायर। अब सी कितना है 50, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, ये 25 × 10⁶ होगा अपान, अब देखिए वैल्यू थोड़ी रखनी पड़ेगी हमको, क्योंकि क्यू स्क्वायर है माइक्रोकूलम स्क्वायर और सी माइक्रोफैराड, माइक्रोफैराड को यहाँ ये 10⁻⁻⁶ हो जाएगा ऐसे, ठीक। तो सॉल्व कर ले, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए क्या होगा, मैं सॉल्व कर देता हूँ, ये 100 हो गया, 100 × 10⁻⁶ हो जाएगा, ठीक। तो देखिए ये सब -6 और +6, ये आप माइक्रोकूलम है एक्चुअली, इसको भी बदलना पड़ेगा, माइक्रोकूलम को कूलम बदलना पड़ेगा, तो कूलम 10⁻⁻6 हो जाएगा। तो ये 10 यूनिट की ध्यान रखना पड़ेगा एक्चुअली, ये 10⁻⁻6 कर दें, ऐसे सॉल्व कर लें, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 10⁻⁻6 मतलब 10⁻⁻6 ये हो जाएगा आपका, तो कैंसिल हो जाएगा, देखिए, ठीक है। ये आपका 25 इंटू ये आपका हो जाएगा 100 ऊपर कर दें तो 25, ठीक है, और इंटू अपान 100 हो जाएगा, इसको 10⁻⁴ कर दें, 10⁻⁻2 कर दें, इंटू 100 कर दें आपका ये, तो 100 कैंसिल होगा, ये आपका 25 आ जाएगा, इंटू 10⁻⁻2 ऐसे हो जाएगा। ध्यान रखना पड़ेगा माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज करना पड़ेगा, सब चीज़ माइक्रो को हटा दें, माइक्रोकूलम कूलम बदलना पड़ेगा, माइक्रोफैराड को फैराड बदलना पड़ेगा, अदरवाइज बाद में मिस्टेक हो जाएगी, ठीक है। तो फाइनल जब वैल्यू रखें हम लोग, तो माइक्रो एक्रो को प्रॉपर यूनिट में बदल लें। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं बच्चों। हाँ बच्चों, क्वेश्चन 27 देखिए, सोचिए क्वेश्चन 27 क्या, दो स्फेरिकल कंडक्टर हैं, स्फेरिकल वाले हैं, तो रेडियस इनकी ए और बी है, एक कंडक्टर ये, एक इसके इधर है, ठीक है। देर का बीच ग्रेटर देन ए, अंदर वाले रेडियस ए है, बाहर वाले की बी है, सेंटर दोनों के एक हैं, ठीक है। बी बाहर वाला बी एक्चुअली ये बी है और अंदर वाला ए है, अंदर वाले को ग्राउंड कर दिया ऐसे से, तो इसकी सिस्टम की इक्विवेलेंट कैपेसिटी बतानी है। तो देखिए एक्चुअली ये याद करने वाला फंडा होता है, एक फार्मूला कब होता है, जब बाहर को ग्राउंड करते हैं अंदर को, ठीक है, ये केस है, और एक केस दोनों हम बता देते हैं आपको, एक केस ये वाला है, दोनों फार्मूले आपको अंतर समझ में आ जाएगा। एक वाले में ये है ऐसे, अंदर वाले चार्ज दिया गया, चलिए ऐसे क्यों, इसमें बाहर वाले चार्ज दिया गया क्यों, इसकी अपने क्वेश्चन ये है, इसकी कैपेसिटी देखिए, कैपेसिटी की होती है ये जो दे रखी 4/0 और b² अपान b माइनस ए, इसकी देखिए क्या होती है 4/0 AB अपान b माइनस ए, देखिए इसमें बड़ी वैल्यू छोटी माइनस कर तो b माइनस ए होगा, b की वैल्यू इससे बड़ी है तो b इज ग्रेटर देन a, b माइनस ए होगा, यहाँ भी b माइनस ए है, ऊपर में फर्क है, यहाँ आप देखिए b² है, ठीक है। एक्चुअली समझिए आप a b को दोनों वैल्यू सेम मतलब b के बराबर कर दें, b² बन जाएगा ये, बाकी सब चीज़ वैल्यू सेम है, तो अंतर देखें आप, इसमें अंदर को ग्राउंड किया गया अंदर वाले को, इसमें बाहर को ग्राउंड किया गया है,
दोनों फार्मूले आपको याद होने चाहिए। इसका अलग केस, इसका केस अलग है, अपने वाला केस ये वाला है। अगला क्वेश्चन 28 बच्चों देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। इसमें फिगर देखिए, टाइम की बहुत ध्यान रखना बड़ी बात है कि टाइम देखिए आप, इसमें क्या है, वायर है, वायर एक्चुअली इस टाइप का ऐसे करके है, ठीक है। फिर इसका सेमी सर्कुलर पार्ट में बदल गया है ऐसे, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट ए है, ये बी है, ऐसे यहाँ से करंट जा रही है, फिर इधर जा रही है, फिर ऐसे जा रही है। तो एक्चुअली सी पॉइंट पर फील्ड बतानी, मैग्नेटिक फील्ड एट सी की डायरेक्शन सी पर फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। देखिए सी पर, सी पॉइंट पर ये इसकी इस पार्ट की वजह से कोई फील्ड पैदा नहीं होगी, क्योंकि इसकी एक्सिस में ही ये पॉइंट है। इसी प्रकार से इस वायर की वजह से यहाँ कोई फील्ड पैदा नहीं होगी, क्योंकि इसी की एक्सिस पर ये एक्चुअली पॉइंट है। फील्ड कौन किसकी, क्यों सेमी ये क्वार्टर सर्किल, सर्किल चौथाई भाग, इसकी वजह फील्ड होगी। इसकी वजह फील्ड क्या होगी, ऐसे आप देखें राइट हैंड से निकाल लें ऐसे करके, तो इसकी फील्ड ऐसे होगी, मतलब सी पॉइंट फील्ड जो होगी वो ऐसे होगी, ऐसे इनटू द पेपर ऐसे करके, ठीक है, इनटू द पेपर और प्लेन परपेंडिकुलर। इतनी बात ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 29 क्वेश्चन, इसमें क्या देखिए, इसमें एक वायर ये है और दूसरा है रेक्टेंगुलर वायर, ये कॉइल ऐसे, करंट इसमें ऐसे जा रही है ऐसे, लूप, ये है लूप एक्चुअली, लूप। जैसे मैंने भी एक क्वेश्चन कराया था, उसमें फोर्स की मतलब वैल्यू निकाली थी, डायरेक्शन भी बताई थी। हम इस क्वेश्चन में केवल डायरेक्शन मतलब है नेट फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी लूप के ऊपर, वैल्यू नहीं निकालनी। तो हमने बताया था, पहले बता चुके हैं आपको कि ए बी और मान लो सी और डी, तो हमने कहा था इस पे फोर्स लगेगा, इस पे फोर्स लगेगा, इसका फोर्स तो कैंसिल हो जाएगा। और ये भी बताया था सेम डायरेक्शन है, तो ए बी पे जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, अट्रैक्शन का फोर्स होगा, और सी डी पर जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, वो होगा रिपल्शन का फोर्स। और फोर्स ए बी फोर्स की जो वैल्यू इससे बड़ी होगी, सी डी फोर्स से बड़ी होगी, क्योंकि दूरी ये कम है, स्मॉल, ठीक है ना। और लेंथ, इसकी लेंथ तो इसके बराबर है ही है, कुल दूरी का फर्क है। तो नेट फोर्स क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा। नेट फोर्स तो क्या होगा, लूप इसके किसके, वायर के पास में जाएगा, वायर के पास चलेगा तो मूव टुवर्ड्स द वायर। आंसर ये होगा, इस पर फोर्स लगेगा, इधर की ओर लगेगा, वायर की पास ये फोर्स लगेगा, दूसरी तरफ पास जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 30। पूछा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैसा है, वो एक्चुअली वेक्टर क्वांटिटी है, कैपिटल एम वेक्टर क्वांटिटी है। क्वेश्चन 31 देखिए, 31 क्वेश्चन क्या कहता है कि सोलेनॉइड के सेल्फ इंडक्टेंस फार्मूला चाहिए। फार्मूला सेल्फ इंडक्टेंस ये होता है एल, ठीक है, एल बराबर होता है क्या, म्यू, एक्चुअली म्यू अगर एयर में रखिए म्यू नॉट होगा, म्यू नॉट और एन स्क्वायर ए बाई एल, ये होगा। एन क्या, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, एन क्या है, जितने टोटल टर्न्स है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन सोलेनॉइड। और ए कैपिटल ए क्या, एरिया क्रॉस सेक्शन है, एल क्या टोटल लेंथ है। ये फार्मूला आपको मेमोरी में रखना चाहिए। अगर एयर में है तो म्यू नॉट होगा, अगर और किसी मीडियम में हो तो म्यू होगा, पहला आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 वाला।
हीट कह रहे हैं कि एक बार जो अल्टरनेटिंग करंट पास की रही है उसमें जो हीट है, एक बार डायरेक्ट करंट पास की गई, स्टेडी करंट में डायरेक्ट करंट, ठीक है। हीट हम लोग निकालेंगे I²R से। तो हीट जो अल्टरनेटिंग करंट में जो हीट है वो 4 टाइम्स है हीट इसमें डायरेक्ट करंट में, इसमें लिखा है। तो अल्टरनेटिंग करंट हीट क्या होगी, I RMS² इंटू आर बराबर 4 टाइम्स, इसमें क्या होगी, इसमें होगी I²R। डायरेक्ट करंट में केवल एक करंट होती है और RMS करंट, वो जो अल्टरनेटिव करंट में I क्या लेंगे, RMS I ली जाएगी। देखिए R रेजिस्टेंस कैंसिल हो गया, तो ये I RMS अंडर ले लें, I RMS की वैल्यू क्या होगी, 2 इंटू I होगी। डायरेक्ट करंट कितनी देखी, 2 एम्पियर, तो 2 इंटू 2 हो जाएगी। तो पीक I पीक कितनी होती है, I पीक होगी √2 इंटू I RMS, √2 I RMS कितनी 4, तो 1.4 इंटू 4, तो ये होगी 5.6 एम्पियर। अगला क्वेश्चन 33 का आप क्लास बताया गया है कि आरसी की यूनिट क्या होती है, टाइम पर पावर होती है। 33 आरसी की वैल्यू होगी टाइम के बराबर, मतलब टी। L/R ये भी देखिए, L/R ये भी टाइम बराबर होता है, ठीक है। ये टाइम कांस्टेंट कहलाते हैं, ये कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट, ये इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट, ये सब टाइम, इसकी वैल्यू टाइम के बराबर होती है, डायमेंशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन 34 देखिए, लीस्ट काउंट वाला क्वेश्चन 34। लीस्ट काउंट वाला मैटर आपके सिलेबस में है। तो वही मतलब वर्नियर स्केल वाला क्वेश्चन है, वर्नियर कैलिपर्स वाला, एलसी वाला क्वेश्चन उसमें है। तो एलसी इसमें रीडिंग क्या होगी, फाइनल रीडिंग, इसमें निकालते हैं हम लोग फाइनल जो रीडिंग होगी क्या होगी, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। इसमें लीस्ट काउंट पहले निकालना पड़ेगा, लीस्ट काउंट निकालना पड़ेगा। इसमें अब देखिए 1 MSD मेन स्केल डिवीजन की जो वैल्यू दे रखी है 0.5 डिग्री है, और इसमें दे रखा है 30 VSD 30 वर्नियर स्केल डिवीजन की जो वैल्यू है 29 VSD के बराबर है। उल्टा लिख दिया, सॉरी ओके, इसमें ये एक्चुअली 30, हाँ यस ठीक, मतलब सॉरी 30 VSD की जो वैल्यू है 29 MSD के बराबर है, ठीक है। 30 वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू 29 मेन स्केल डिवीजन के बराबर लिखा है इसमें। क्यों, एलसी क्या होता है, एलसी होता है आपकी लीस्ट काउंट बराबर 1 MSD माइनस 1 VSD। ये पता होना चाहिए, ये हमें मालूम है और ये हमें निकालना है, तभी लीस्ट काउंट मिल पाएगी। तो ये बिकॉज, इसलिए 1 VSD क्या होगा 29/30 MSD के बराबर होगा। वैल्यू यहाँ से उठा के वहाँ रख दें, तो लीस्ट काउंट कितना होगा 1 MSD माइनस 29/30 MSD, डिवाइड करेंगे 1/30 MSD हो जाएगा। अब 1 MSD की वैल्यू रख दें, 1 MSD कितना है, ये 0.5 इंटू 0.5 डिग्री, ये डिग्री हो गया, ये लीस्ट काउंट मिल गया। अब यहाँ से फाइनल रीडिंग निकालें हम लोग। फाइनल रीडिंग कितनी होगी, मेन स्केल रीडिंग कितनी है 58.5 प्लस, अब कौन सा देखिए उसमें मैच कर रहा है, हाँ टोटल देखो वर्नियर स्केल रीडिंग कौन सी है, 9 डिवीजन मैच कर रहा है, तो 9 इंटू एलसी कितना, ये 0.5 डिवाइडेड बाई 30,
ये क्या है, वर्नियर स्केल रीडिंग हो गई। 9th मैच कर रहा है इंटू LC। इसको देखें ऐसा करें हम लोग, यहाँ से कैंसिल कर दें, ये 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3, तो ये 58.5 प्लस ये देखिए ये पॉइंट देखिए 15 तो ये 0.15 हो जाएगा। तो आप ऐड करेंगे 58.5 और 665 हो जाएगा ऐसे डिग्री। अगला क्वेश्चन 35। इसमें क्या है, दो कारें सर्कुलर मोशन कर रही हैं, तो ओमेगा बताना है। कह रहे हैं टाइम पीरियड दोनों सेम है, टाइम पीरियड दोनों का सेम है, तो ओमेगा क्या होता है 2π/t, ओमेगा प्रोपोर्शनल टू 1/t का टाइम पीरियड सेम तो ओमेगा सेम, तो ओमेगा 1 बराबर ओमेगा 2 खत्म। रेशियो क्या होगा 1/1 हो जाएगा। एक चक्कर लगाने का टाइम सेम तो ओमेगा सेम होगा। अगला क्वेश्चन 36 देखिए। फोर्स कैसे निकालते हैं, फोर्स निकालते हैं उससे डेल्टा P बाई डेल्टा T से। तो एक डेल्टा P क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम, mv माइनस 0 अपॉन डेल्टा T। टाइम कितना 1 सेकेंड, mv अपॉन ये 1 हो जाएगा। एक बुलेट में इतना है, अगर n बुलेट है तो क्या कर दें n, यानी यहाँ n कर दें n, ये n कर दें n, और ये हम यहाँ भी n कर दें। n कैसे निकलेगा, f अपॉन mv, f क्या 140, मास कितना है 40 ग्राम, 40 इंटू 10⁻³ इंटू 1200, ये 1200 है। अब देखिए 0 और 2 0 और -3 कैंसिल हो गया। अब पारे याद होने से देखें, 12 से देखो 12 होता है 140 और 4 3 3, ये 3 हो जाएगा। अगर पारे याद है, टेबल याद है तो कैलकुलेशन बहुत तेज होगी, नहीं आप इसी में लटके रहोगे, टाइम बर्बाद होगा। हमको टेबल याद है, तुरंत काम हो जाता है। वैल्यू वहाँ जानबूझ के ऐसी दी जाती हैं कि आपको आराम से हो जाए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37 की, अब 37 SHM वाला क्वेश्चन है, देखिए ठीक है। उसमें एम्पलीट्यूड दे रखा 4, ठीक। तो SHM कर रहा है, देखिए क्या पोजीशन होती है एम्पलीट्यूड, हम लोग x से यहाँ से नापते हैं मीन पोजीशन से, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, x बराबर 2, ये एक्चुअली क्या हुआ a/2 कितना हुआ, a/2 हो गया 4 मतलब 2। तो ये डिस्टेंस क्या है, ये है एक्चुअली a/2। यहाँ से पार्टिकल ने चलना शुरू किया ए पॉइंट से, ठीक है। ये पॉइंट हमने नाम दे दिया a, ओके। आगे गया, ये नाम दे दिया p, कंफ्यूजन हो जाए, दिस इज पॉइंट p। ये a/2 यहाँ से चल के यहाँ पहुँचा, ये पोजीशन क्या है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये है एक्चुअली a एम्पलीट्यूड। तो हमें चला, पार्टिकल चला x बराबर a/2 से कहाँ पहुँच गया, x बराबर a पे पहुँच गया, मतलब P पॉइंट से Q पॉइंट तक गया, यहाँ से गया यहाँ, फिर वापस आया। तो टाइम बताना क्या होगा, ठीक है। देखिए याद रखिए, हमने आप क्वेश्चन और क्वेश्चन बताया भी हो सकता है, ठीक है, कि ये x बराबर 0 है और ये हो एक्चुअली है ये x a/2 डिस्टेंस है ये, ठीक है। आगे वाली भी डिस्टेंस a/2 होगी, ये दिस इज आल्सो a/2, ठीक है। ये भी डिस्टेंस a/2, ये भी a/2, डिस्टेंस दोनों सेम है लेकिन टाइम अलग अलग लगता है। एक में टाइम लगता है, याद रखिए, एक में t/6 लगता है, एक में t/12 लगता है।
अब देखिए इस भाग में वेलोसिटी ज़्यादा है तो ये टाइम कम लगेगा, तो ये टाइम कौन सा होगा, ये होगा t/12 वाला टाइम, ये कम होगा, और ये वाला टाइम होगा क्या, t/ ज़्यादा वाला टाइम ये होगा। ये दो वैल्यू आपको याद होने चाहिए, आपने क्वेश्चन में एक बताया भी हो सकता है, क्योंकि स्मार्ट निकालने का टाइम नहीं रहता इतना, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ से यहाँ तक गया तो टाइम लगेगा t/6, जितना जाने में टाइम लगेगा उतना ही टाइम वापस आने में लगेगा। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा हमारा t/6 और प्लस t/6, इसका मतलब t/3 हो गया। और टाइम पीरियड कितना दे रखा है 1.2, 1/3 बाई 0.4 सेकेंड हो गया। तो ये सबसे सरल तरीका आपका क्वेश्चन करने का ये है, ठीक है। इधर पूछते तो भी ऐसे काम बन जाता, इससे काफ़ी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। क्वेश्चन अगला देख, क्वेश्चन 38 में इलेक्ट्रिकल फील्ड दे रखी है वेक्टर फॉर्म में और एरिया वेक्टर दे रखा है, फ्लक्स पूछा है। फ्लक्स फार्मूला 38 फ्लक्स, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स जो फार्मूला होता है वो होता है E.A, ये फार्मूला याद होना चाहिए। मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स है E.A, डॉट पर से निकालना है। ई वेक्टर हमारा ये है 2i प्लस 3j प्लस k, एरिया वेक्टर ये दे रखा है 10i, ये नहीं है तो ये 0j हो गया और 0k हो गया। डॉट पर निकालना आप बात जानते ही हैं, E.A, ये तो 0 जाए, ये रहेगा 10 × 2 बराबर 20 हो गया एमपीएस। यूनिट क्या होगी, एमपीएस की हो जाएगी। अगला क्वेश्चन 39 बच्चों, डाइपोल मोमेंट पहले ऐसे रखा है, ऐसे डाइपोल मोमेंट रखा है, डाइपोल रखा है ऐसे, फिर 180 घुमा दिया गया। तो वर्क डन कैसे निकालेंगे, वर्क डन निकालते हैं हमेशा डेल्टा यू से, पॉइंट एनर्जी में चेंज से। देखिए पहले मान लीजिए ये प्लस था, ये माइनस था, ठीक है। तो पहले चाहे जो समझिए एक ऐसे था, नॉर्मल लिखा है इसमें, तो आप पॉजिटिव ये निगेटिव कर सकते हैं या अपोजिट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इनिशियल पोजीशन पहले यू आई निकालें, फर्स्ट पोजीशन क्या था डेल्टा यू, कितना फार्मूला होता है, यू बराबर होता माइनस P.E, मतलब माइनस P cos थीटा। तो अगर पहले मान लीजिए ऐसे निकालते, P इधर है मान लीजिए, तो 90 होगा इसमें, देखिए ठीक है 90 होगा इसमें एंगल। तो इनिशियल पोजीशन की यू कितनी होगी, माइनस P90 cos 90, cos 90 आपका 0 हो जाएगा। 180 घुमाएंगे तो क्या हाल हो जाएगा, ये पलट जाएगा, ऐसे हो जाएगा, प्लस वहाँ पहुँच जाएगा, निगेटिव यहाँ पहुँच जाएगा। तो P की डायरेक्शन आपकी ये हो जाएगी। अब कुल मिलाकर उसमें देखिए 0 होगा। आप ऐसे एंगल नापते हैं, ऐसे एंटी क्लॉक या क्लॉक स्मॉल एंगल लिया जाता है हमेशा। तो फाइनल पोजीशन में भी यू फाइनल भी 0 होगा। तो वर्क डन क्या होगा, डेल्टा यू बराबर 0। तो वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी चेंज से आसानी निकल आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें इसी एक क्वेश्चन इस टाइप पहले भी हो चुका है, क्वेश्चन 40। इलेक्ट्रिकल लाइन फोर्स की डायरेक्शन ये है, पॉइंट इसमें 3 पॉइंट दे रखे हैं ऐसे, ये पॉइंट ए है, दिस इज पॉइंट बी, एक पॉइंट है आपका यहाँ पे सी। पोटेंशियल बताना है। देखिए इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन ये है,
तो इलेक्ट्रिकल, अगर मान ली पहले बी सी बात करें, इलेक्ट्रिकल फील्ड डायरेक्शन ये है, पोटेंशियल फील्ड की डायरेक्शन चलने पे घटता है। पक्की बात है, पोटेंशियल बी का ज़्यादा होगा, फिर जैसे जैसे हम लोग सी की ओर चलेंगे पोटेंशियल घटता जाएगा। तो पोटेंशियल बी का ग्रेटर देन पोटेंशियल सी से। और ये क्या हुई, ये इक्वी पोटेंशियल लाइन सरफेस हुई, इक्वी पोटेंशियल लाइन हुई एक्चुअली, नॉर्मल लाइन, इलेक्ट्रिकल फील्ड परपेंडिकुलर लाइन, दिस इज इक्वी पोटेंशियल लाइन। या प्लेन की बात करें, इक्वेटोरियल प्लेन कहते हैं इसको। तो पोटेंशियल, इक्वी पोटेंशियल सरफेस एक्चुअली कहते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इसके ऊपर जो पॉइंट होंगे पोटेंशियल सबके सेम होंगे, वी इक्वल टू वी बी हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों में रिलेशन लिखना है, तो देखिए क्या होगा, वी बी की वैल्यू वी सी से ज़्यादा होगी और वी बी की वैल्यू वी ए से बराबर होगी, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 41 में क्या कहा गया है, दो कंडक्टर हैं, स्फेरिकल कंडक्टर, रेडियस उनकी R1 R2 है, R1 वाली R2 वाली। चार्ज पहले कितने थे, Q1 Q2 चार्ज थे, बाद में इसको मेटेलिक वायर से जोड़ा गया, बाद में जोड़ दिया गया। दिस इज मेटेलिक वायर, वायर से चार्ज फ्लो करता है, कर सकता है एक से दूसरे में। तो एनर्जी वाली बात पूछी है कि जोड़ने के बाद जो बाद की एनर्जी होगी पहले के बराबर होगी, पहले से ज़्यादा होगी या पहले से कम होगी। तो पहले लिखा है, पहला फर्स्ट ऑप्शन, अब देखिए कि चोट एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, तो ये बात हम लोग बिना जानकारी कह नहीं सकते। दूसरे में लिखा है इंक्रीज, एनर्जी में कभी इंक्रीज हो ही नहीं सकता, या तो चेंज नहीं होगा या डिक्रीज होगा, तो दूसरा वाला गलत है। तीसरे में लिखा है हमेशा डिक्रीज होगा, तो ये भी बात नहीं सही है, डिक्रीज हो भी सकती है, डिक्रीज नहीं भी हो सकती है। तो ऐसे देखा जाए, ना पहला है ना दूसरा तीसरा, तो चौथा वैसे ही होगा। हम ऐसे बता सकते हैं, कह रहे हैं एक्चुअली एनर्जी में चेंज होता है, फार्मूला याद रखिए, हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, कैपेसिटी कितनी, इसे C1 है, ये C2 है, और ये V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये एनर्जी में चेंज होता है, मतलब डिक्रीज होगा, ये डिक्रीज एक्चुअली एनर्जी, ये फार्मूला ये याद रखिए, इसका काम पड़ जाता है, ड्राइव करने का टाइम नहीं मिलता। तो एनर्जी में चेंज एक्चुअली डिक्रीज, ये एक्चुअली डिक्रीज ही होगा, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। ओके, फार्मूला याद रखिए। तो अगर V1 माइनस V2 जीरो है, ये जीरो है मान लीजिए, है ना, तो फिर क्या होगा, तो फिर डेल्टा U भी जीरो हो जाएगा। तो अगर ऐसी बात है तो एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। तो अगर ऐसी बात है तो V1 क्या होगा, V1 होगा Q1 अपान C1 बराबर Q2 अपान C2। अगर ऐसी बात है तो चेंज नहीं होगा, तो चेंज अगर होगा, अगर ये बात नहीं है तो इसका मतलब चेंज होगा। तो अगर ये बात देखिए, C1 कितना होता है, C1 होता है 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R1, ये C1 होगा इक्वल टू Q2 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R2। ये स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटी फार्मूला लिख दिया, लेकिन ये कैंसिल होगा, तो Q1 R2 इक्वल टू Q2 R1। अगर ऐसी बात होगी तो एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, अगर ऐसी बात नहीं है तो चेंज होगा। उसका यही मतलब है, अनलेस ये बात, अगर ये जब तक ये नहीं है तो चेंज होगा, अगर ये है तो चेंज एनर्जी में नहीं होगा जोड़ने के बाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन 42 देखिए, क्वेश्चन 42, ये चार्जिंग का फार्मूला है, कैपेसिटर की चार्जिंग। तो देखिए इसको कैसे चेक करते हैं, ऑप्शन से चेक कर लीजिए कि t बराबर 0 पर, देखिए t बराबर 0 पर चार्ज क्या होगा, चार्ज होगा 0, और t बराबर इन्फिनिटी पर चार्ज क्या होगा, मैक्सिमम के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि Q क्या मैक्सिमम चार्ज है, ये मैक्सिमम के बराबर होगा। इस हिसाब से ऑप्शन से आप चेक कर सकते हैं।
मान लीजिए फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, हम आपको चेक कर दिखाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, दे रखा Q बराबर Q डे, चलिए Q स्मॉल Q है, स्मॉल Q टाइम साथ ऐसे चेंज होगा कैपिटल Q 1 माइनस ई पावर माइनस टी बाई आर सी। ठीक है, और याद रखिए ई पावर 0 की वैल्यू 1 होती है और ई पावर इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। ये वैल्यू पता होनी चाहिए। तो इसको हम लोग ऐसे लिखें Q 1 माइनस 1 अपान ई के पावर टी बाई आर सी, तो समझने में आसान रहेगा। इसमें टी ग्रा 0 रखें, स्मॉल Q देखिए कितना आएगा, कैपिटल Q 1 माइनस 1 अपान ई की पावर सिर्फ 0 हो जाएगा। तो एक्चुअली मैटर क्या आएगा, 0। तो मतलब बात सही है, शुरू में कैपिटल में कोई चार्ज नहीं है। और टी वैल्यू इन्फिनिटी रखें जरा, इनफाइनाइट टाइम के बाद क्या होगा, कैपिटल फुली चार्ज हो जाएगा। देखिए Q कितना आता है, Q 1 माइनस 1 अपान ई के पावर इनफाइनाइट, तो क्या होगा Q 1 माइनस 1 अपान इनफाइनाइट का मतलब Q 1 माइनस 0 मतलब Q। ये मैक्सिमम चार्ज हो गया। बात सही है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 43। क्या कैपेसिटर पहले चार्ज किया बैटरी से, ठीक है, तो मान लीजिए पहले इसको चार्ज पोटेंशियल इसमें भी पैदा किया गया, ठीक है। तो एनर्जी शुरू में कितनी थी, हाफ CV स्क्वायर। C क्या है, कैपेसिटी ऑफ वन कैपेसिटर, एक कैपेसिटर की कैपेसिटी C है। मान ली इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, हाफ CV स्क्वायर। फिर क्या किया, दो कैपेसिटर लगा दिए पैरेलल में ऐसे, C और C। ठीक है, और शुरू का चार्ज कितना हो गया, शुरू का चार्ज हो गया CV के बराबर, चार्ज कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इनकी कैपेसिटी कितनी हो, दोनों की हो गई, इनकी हो गई C इक्विवेलेंट हो गई 2C। तो बाद की पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलेगी, ऐसे निकाल लें, हाफ Q स्क्वायर बाई C इक्विवेलेंट से, ऐसे निकल सकता है। हाफ Q क्या है, CV का होल स्क्वायर, ये कितनी है 2C, तो ये हो जाएगी आपकी 1/2 इंटू, यहाँ पर देखिए एक बचेगा CV स्क्वायर, एक C कैंसिल अपान 2, ये हो जाएगी CV स्क्वायर बाई 4। पहले कितनी थी, हाफ CV स्क्वायर, अब CV स्क्वायर 4 हो गई, कितनी होगी, आधी होगी शुरू की, पहले की एनर्जी आधी हो गई स्टार्टिंग की। तो डिक्रीज कितनी हुई, डिक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 2। शुरू की एनर्जी थी उससे फाइनल एनर्जी आधी है, क्या वो U फाइनल जो है U इनिशियल की आधी है। डिक्रीज तो हुई कैसे, कितनी फैक्टर, डिक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 2। अगला क्वेश्चन देखिए 44। इसमें क्या देखिए, ये 2 वोल्ट का सेल है, 2 ओम रेजिस्टेंस इंटरनल है, इसका इंटरनल नहीं अलग से है, ओके। देखिए वैसे तो क्वेश्चन लेंदी हो जाता, लेकिन काम आसान है, क्योंकि दोनों के सेल के ईएमएफ सेम है और ये भी सेम है, तो क्वेश्चन का आसानी से हो जाएगी, आसानी से हो जाएगा क्वेश्चन, नहीं तो किरचॉफ सेकंड लगाना पड़ता। तो अगर सेल ईएमएफ सेल के सेम है तो हम क्या करें, इसकी इक्विवेलेंट सर्किट बदल दें हम लोग। ये 2 सेल हैं तो एक सेल का काम करेगा, 2 वोल्ट का हो जाएगा, और ये दोनों किसमें जुड़े हैं, पैरेलल में, तो उनका आर इक्विवेलेंट अगर इंटरनल माने या एक्सटर्नल कुछ भी माने, तो अगर इंटरनल ही मानते हैं मान लीजिए, है ना,
तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ये 2 का 1 हो जाएगा। सर्किट क्या हो गया, ये बदल करके ऐसे हो जाएगा, ऐसे 2 वोल्ट का ये हो गया और ये हो गया 1 ओम का, और बाहर वाला केवल 5 ओम वाला बचा ये ऐसे। इसको आप इंटरनली मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सटर्नल तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सेल ये सेम है ना, भी सेम होते सेल का इंटरनल ईएमएफ सेम है, तो इनको हम पैरेलल में जोड़ देते हम लोग। ईएमएफ अगर सेम ना होता तो मुसीबत बढ़ जाती, फिर 50 सेकंड लगाना पड़ता, काम बढ़ जाता, लेंदी हो जाता। ईएमएफ क्योंकि सेम है तो दोनों सेल की जगह हमने एक सेल रख दिया और इनको जोड़ लिया पैरेलल में, उनका हो गया 1 ओम। ये बाहरी हो गया। अब ये काम देखिए सरल हो गया, आई की वैल्यू आराम निकल सकती है। आई बराबर क्या होगा, 2/5 + 1, ये होगा 2/6 मतलब 1/3 एम्पियर हो गया। ईएमएफ अगर सेम ना होता तो हमें लेंदी काम करना पड़ता, लूप इक्वेशन बनानी पड़ती, तब काम हो पाता। अगला क्वेश्चन देख, क्वेश्चन 45। इसमें बैटरी को चार्ज किया गया, फिर उसे डिस्चार्ज किया गया। इफिशिएंसी बतानी है। इफिशिएंसी क्या होती है, परसेंटेज वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट इंटू 100। आउटपुट क्या है, जो बैटरी काम कर रही है, डिस्चार्जिंग मतलब जो डिस्चार्ज होगी वो आउटपुट होगा। तो वर्क कैसे निकालेंगे, VIT से, VIT जो सेम यूनिट में रखते जाएं, दोनों में यूनिट सेम है, पोटेंशियल सेम है, टाइम आवर में रख देंगे, करंट एम्पियर में रख देंगे। आउटपुट माने डिस्चार्ज, डिस्चार्जिंग में वर्क कितना होगा, डिस्चार्जिंग दे रखा है ये, डिस्चार्जिंग 14 VIT मतलब ये VIT, आई कितना है 5, समय कितना है 15 घंटे। ये किसके, ये डिस्चार्ज माने आउटपुट होके, और चार्जिंग लिखी गई वो इनपुट है। चार्जिंग में 15 वोल्ट, करंट कितनी है 10 एम्पियर, समय कितना है 8 घंटे। ये किसमें, ये चार्जिंग का है। चार्जिंग में वो हीट एनर्जी लेगी, डिस्चार्जिंग एनर्जी देगी। तो चूंकि आउटपुट माने डिस्चार्ज इंटू 100% निकालना है, तो 100 यहाँ करते हैं हम लोग। अब देखिए 15 से 15 कैंसिल हो गया, 5 से ये 2 बचेगा, 2 से ये 7 बचेगा, तो 700 ये हो गया अपॉन 8 हो गया। पहले कैंसिल करने वाले 2 से ही, या फोर्स कैंसिल होगा, फोर्स कैंसिल होगा, ठीक है। 140 नहीं सोची 2 पहले कैंसिल कर लें तो 350 हो जाएगा, अपॉन 4 हो जाएगा। इतना हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन 46। में एक तार ऐसे दे रखा है, एक पार्ट ये PQ और एक तार ये उसी पार्ट ये है, ऐसे करंट गई, फिर ऐसे चली गई। इलेक्ट्रिकल फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड की इधर की ओर है। फोर्स बताना है। फोर्स क्या होता है, फोर्स बराबर होता है IDL क्रॉस B, ऐसे IDL क्रॉस B, वेक्टर फॉर्म लिखने से पता चल जाएगा। एंगल क्या होगा, आइडियल वेक्टर और बी वेक्टर बीच का एंगल होता है, जिसको आप लोग कहते हैं बी साइन थीटा, ठीक है। तो इसमें ये बात पता होनी चाहिए थीटा किसके बीच का एंगल है, आइडियल वेक्टर इंटू बी। अब देखिए पहले पी क्यू की बात करें, पी क्यू की बात करेंगे, आइडियल वेक्टर क्या है इधर की ओर और बी भी इधर ही है। थीटा कितना है, थीटा है 0। फोर्स कितना हो गया, फोर्स हो गया 0, पी क्यू फोर्स हो गया 0।
क्यों? क्योंकि थीटा 0 है। बात बची इसकी क्यू आर की। क्यू आर, अब क्यू आर की बात बोले, थीटा कितना है? थीटा 90 डिग्री है। कंडक्टर की लंबाई कितनी? एल। फोर्स क्या होगा? बिल, बी आई इंटू एल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47। इसमें क्या है? चार्ज एम मास का चार्ज क्यू सर्कुलर पाथ में चल रहा है, ठीक है, और वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। एक चक्कर लगाने का टाइम चाहिए, तो इसमें फार्मूला याद रखिए, रेडियस, सर्कल की रेडियस फार्मूला क्या होता है? एम वी अपान क्यू बी होता है। ये फार्मूले से सब पूरा काम बन जाएगा। एक फार्मूला याद होना चाहिए आपको। तो टाइम पीरियड क्या होगा? एक चक्कर लगाने का, एक चक्कर क्या होगा? 2 पाई आर अपान वेलोसिटी, समय पर दूरी बटे चाल। ओके, तो आर का फॉर्मूला यहाँ से उठा के यहाँ रख दें हम लोग। 2 पाई अपान वी योग एम वी अपान क्यू बी। वी से भी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो बस काम बन गया। 2 पाई एम अपान क्यू बी। तो ये फार्मूला याद रखिए, ये मेमोरी, इससे जितने क्वेश्चन होंगे इस टाइप के काम बन जाएगा उनका। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए बच्चों। एक सीधा तार है, ऐसे तार है, ओके, लंबाई इसकी एल है, करंट इसमें आई बह रही है। मैं उसको क्या किया? सर्किल बदल दिया, सर्कल लूप बदल देंगे ऐसे। रेडियस मान इसकी आर है, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? एम बराबर होता है एन आई ए। कितने चक्कर? एक चक्कर है। एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। तो 1 इंटू आई इंटू पाई आर स्क्वायर। हमें बतानी एल, इसकी लंबाई कितनी होगी ये हमें बतानी है। तो ये पूरी लंबाई इसमें बदल गई। ये कितनी होती है? 2 पाई आर। 2 पाई आर हो गया एल के बराबर। इससे आर की वैल्यू उठा के वहां रख दें हम लोग। आर कितना होगा? एल अपान 2 पाई। तो एम बराबर कितना होगा? आई इंटू पाई इंटू एल स्क्वायर अपान 2 पाई इंटू 2 पाई। पाई पाई कैंसिल हो गया, ये होगा आई एल स्क्वायर अपान 4 पाई हो गया, बराबर हो गया एम। तो ये हो गया 4 पाई एम अपान आई, ये हो गया एल स्क्वायर हो गया। तो एल बराबर क्या होगा? अंडर रूट 4 पाई एम अपान आई, ठीक है, ये हो गया पूरा मैटर। अगला क्वेश्चन 49 देखिए। क्वेश्चन 49, हाँ, टॉर्क बताना है। टॉर्क क्या होता है? अभी बात हो चुकी है। टॉर्क फार्मूला याद रखिए, ये होता है एम क्रॉस बी। मैं अगर कोई मैग्नेट फील्ड में रखा है, ये फार्मूला याद होना चाहिए आपको। तो अगर मैग्नीट्यूड बात करनी है तो होगा एम बी साइन थीटा हो जाएगा। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? वो पोल स्ट्रेंथ इंटू उसकी लंबाई जो भी होगी, ठीक है, स्मॉल पी ये स्मॉल एम लिखा जाता है इंटू एल, जो भी 12 मानते हैं एल, ठीक है, जो लेंथ होगी ये। बी सब कुछ दे रखा है। एम तो देखिए पोल स्ट्रेंथ दे 10⁻³ लंबाई 10 सेंटीमीटर है, 10⁻² बी कितना है? 4 पाई इंटू 10⁻³ यूनिट का ध्यान रखें, इंटू साइन 30। ठीक है, सॉल्व कर लें जरा वैल्यू हम लोग। साइन 30 1/2 हो गया,
अब देखिए ये आपका, ये देखिए ये 2 और 5 और ये 8 हो जाएगा एक्चुअली, -8, और ये 10 पावर -7 बचा, ठीक है, 10 पावर -7 तो ये बचा 4 पाई इंटू 1/2, 2 से ये 2 बचा, सीधा बचा 2 पाई इंटू 10 पावर -7, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बच्चों 50 वाला। दो कॉइल आसपास रखी हैं, तो m बताना है, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। तो इसमें फार्मूला क्या होता है, याद रखिए, ये बताना है, ये दूसरी N2 ∅2 बराबर m इंटू I1 होता है फार्मूला, ये फार्मूला याद रखिए। पहले कॉइल में करंट दे रखी I1, और ये क्या है, टोटल फ्लक्स, ये जो होता है टोटल फ्लक्स फ्रॉम कॉइल बी, कॉइल बी से पास करने वाला टोटल फ्लक्स, और I1 क्या है, करंट इन कॉइल 1, ओके। इसमें करंट इन कॉइल 1 में करंट बतानी है, मतलब ये दे रखी सब। I1 कितना दे रखा है, I1 दे रखा है ये A3, इसकी वैल्यू 3 एम्पियर दे रखी है, और टोटल फ्लक्स दे रखा है, चलिए टोटल फ्लक्स ही दिया है, N2 ∅2 जो दे रखा है, N2 ∅2 दे रखा है, टोटल फ्लक्स है ये 9 इंटू 10 पावर -5 है। कभी कभी फ्लक्स पर टर्न दे देते हैं तो टर्न से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इसमें नहीं करना पड़ेगा, सीधे क्या होगा 9 इंटू 10 पावर -5 m, I1 कितना, I1 है 3, तो m की वैल्यू कितनी हो गई, m हो गया 3 इंटू 10 पावर -5। हेनरी, पक्की बात है, यूनिट क्या होती है, एम्पियर हेनरी होता है, ठीक बच्चों। अब देखिए, मैं अपना कोई डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो नाम बता दो, मोबाइल नंबर, आप कोचिंग में आकर मिल लें फ़ोन करके, ठीक है। वैसे होना ना चाहिए, लेकिन हो भी सकता है भाई, कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमसे मिल सकते हैं, हम आप परिचित हैं, फ़ोन कर दें। डाउट को समझ में ना आ रहा हो क्वेश्चन, इसके बाद भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है।